नॉवल नेम एक आरज़ू है तुम्हारी। आज 14वीं की शब थी। चांद का हुस्न देखने से ताल्लुक़ रखता था। स्याह अंधेरी रात का हर मंज़र आज चांदनी में भीगा हुआ था। वो अपने बेडरूम की खिड़की से टेक लगाए बड़ी महवियत से टिकटिकी बांधे बज़ाहिर चांद को देखे जा रही थी, लेकिन दर हकीकत वो चांद में अपने महबूब का झुलमिलाता अक्स ढूंढ रही थी। हर तरफ गहरा सुकूत और जामिद खामोशी थी, जैसे कायनात की हर शय अपना दम साधे चांद के हुस्न का नज़ारा कर रही हो। बस उसकी सांसों का ज़ेरो बम था, जो सुकूत ज़दा फ़िज़ा में इर्ताश पैदा कर रहा था, और एक हवा थी जो पूरे तसलसल से चल रही थी। रात का हुस्न तो चांद से है, अगर ये चांद ही ना हो तो रात भी इतनी हसीन ना होती। उसने जैसे पूरे दिल से इकरार किया और फिर किसी ख्याल के तहत उसके लब धीरे से मुस्कुरा दिए। मरियान, मेरा और आपका रिश्ता भी चांद और रात जैसा है। जैसे चांद के बगैर रात अधूरी है, अगर आप मुझे ना मिलते तो मैं भी आपके बगैर ऐसे ही अधूरी रहती। आपने मेरी ज़िंदगी की अंधेरी राहों को अपनी मोहब्बत की चांदनी से जगमगाया है। ये चांद के साथ क्या राज़ो न्याज़ हो रहे हैं? किसी ने पीछे से आकर अपनी मजबूत पनाहों के हिसार में उसे जकड़ा। अरे आप कब आए? उसने चांद पर से नज़रें हटाकर मरियान हैदर पर जमा दी कि अब उसे चांद में ढूंढने की ज़रूरत नहीं रही थी। तुम चांद को देखने में इस कदर महव थी कि गाड़ी का हॉर्न भी सुनाई नहीं दिया। इस चांद में भी हम अपने चांद को ही देख रहे थे। अच्छा जी, मरियान शौक़ी से कहता उसके मज़ीद करीब हुआ। मरियान प्लीज़, वो ज़रा सा कसमसाई। आज तो मेरा दिल करता है कि तुम इतने करीब आओ कि पास से गुजरती हवा को भी पता न चले कि वो दो दीवानों के बीच से गुजर रही है। एक मदम सरगोशी उसकी समातों से टकराई तो उसके रुखसार तप उठे। लगता है कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है। जी, मेरा भी यही ख्याल है, मरियान कुमार आलूद लहजे में बोला। क्या मतलब, तुमने सच में पी है? वो चीख उठी। उसने तो मजाक में कहा था, अगर वो सच में इकरार कर रहा था तो। अरे तौबा तौबा, कैसी बात कर रही हो? मरियान ने झट से दोनों कानों को हाथ लगाया, फिर उसकी गहरी ब्राउन आंखों में झांका। सलामत रहे तेरी आंखों की मस्ती, हमें मैं कशी की ज़रूरत ही नहीं। लेट नाइट गज़ल प्रोग्राम से फुर्सत मिल गई हो तो अब डिनर कर लें, उसने मरियान हैदर की मजबूत गिरफ्त से खुद को छुड़ाने के नाकाम सही करते हुए कहा, जिसके लहजे से मोहब्बत अमृत बनकर टपक रही थी। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। बर वक्त उसे ख्याल आया कि मरियान ने लंच के टाइम भी कुछ नहीं खाया होगा, और वो खुद भी तो उसके इंतज़ार में भूखी बैठी थी। सरशारी उसके अंग अंग से झलक रही थी। उसे अपनी मोहब्बत और आइडियल एक साथ मिले। वो अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करती कम था। पलट कर जाने ही वाली थी कि उसे अपने पल्लू पर किसी का खिंचाव का एहसास हुआ। वो पलटी तो मरियान को महज घूर कर रह गई। मरियान उसके पल्लू का कोना अपनी उंगली पर लिपेट चुका था। अब ऐसे ही आ गए, उसने अपने पीछे उसके कदमों की आहट सुन ली थी। हाँ, चेंज करने में 5 मिनट लगने थे। तो इसमें क्या है? सीढ़ियाँ उतरते उसने रुक कर मरियान को देखा। समझा करो यार, 5 मिनट तो क्या, 1 मिनट भी तुमसे दूर रहना चाहता। पहले ही 2 घंटे 15 मिनट और 10 सेकंड बाद तुम्हें देख रहा हूँ। मरियान की सदाकारी पर वो हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगी। मरियान ने भी उसके साथ मिलकर बर्तन लगाया और फिर लाइट ऑफ कर दी। आपके पास कोई भी काम सीधा नहीं है, अब ये लाइट क्यों ऑफ कर दी है? आपको भी पता चले मुझे अंधेरे से आपको पता भी है मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। उसकी जान पर बर्न आई। इसी लम्हे मरियान कैंडल जलाता उसके करीब आया। मेरे होते तो मेरी ज़िंदगी में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। मरियान ने कैंडल को टेबल के ऐन वस्त में रखा और फिर कुर्सी खींच कर उसे बिठाया। अब हम करेंगे रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर। वो साथ वाली कुर्सी घसीट कर खुद भी उस पर विराजमान हो चुका था। मामा, चाय बनाई है तो 1 कप मुझे भी दे दे, मेहरू ने किचन में झांकते हुए कहा। जाओ पहले अपने दादाजान को दे आओ, फिर आकर ले लेना तुम भी। ज़ोहरा बेगम ने वहीं से उसे ट्रे थमाते हुए कहा, जिसमें चाय के साथ दूसरे लाजवाब भी थे। ओहो, मैं तो भूल ही गई, मेहरू सिर पर हाथ मारते बोली। आपको दादाजान बुला रहे हैं। मेहरू ने ट्रे वापस उनके हाथ में थमाते हुए दादाजान का पैगाम दिया और खुद इत्मीनान से बैठकर घूंट घूंट पीने लगी। ज़ोहरा बेगम कुछ सोचते उनके बेडरूम की जानिब चली आई, जो लाउंज के आखिरी सिरे पर वाक़या था। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो दादाजान गाँव तकिए से टेक लगाए नज़रें गैर मरई नुक्ते पर जमाए न जाने किस अनदेखी सोच में गुम थे। अब्बाजान, आपकी चाय। इस अंदाज़े तखातुब पर उन्होंने चौंक कर सर उठाया। एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे ज़ारा ने पुकारा हो, मगर अगले ही पल सामने खड़ी ज़ोहरा को देख वो सीधा हो बैठे। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो बेटा? अभी मुझे शिद्दत से चाय की तलब हो रही थी और तुम ले आई। वो ममनूनियत से बोले। अब्बाजान, आपकी खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। ज़ोहरा बेगम ने कुछ खौफकी सा पावर कराया तो धीरे से मुस्कुरा दिए। मुझे तुमसे एक मशवरा करना था। उन्होंने चाय का घूंट भरते बात का आगाज़ किया। जी कहिए। ज़ोहरा बेगम हमतन गोश हुई। तुम जानती हो ज़ोहरा, जब सारा एक नन्हे
वजूद को अपनी ममता से हमेशा के लिए महरूम करके खुद अपनी नींद सो गई। तो मेरा दिल चाहता मैं इस नन्ही ज़ारा को, जो मेरी ज़ारा के वजूद का हिस्सा, हमेशा के लिए अपनी आगोश में समेट लूँ कि इस पर कभी दुनिया की गर्म हवा का साया भी ना पड़े। मगर वो शहराज हसन, उन्होंने एक ठंडी आह भरी। ज़ुबैर लगारी की एक ही बेटी थी ज़ारा, अगरचे बेटा भी एक ही था। वो ज़ारा की शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर चुके थे जब ज़ारा ने अपने क्लास फेलो शहराज हसन को उनसे मुतारफ़ करवाया। और फिर उस ज़िद के सामने और कुछ अपनी इज़्ज़त के रोलने के खौफ से मजबूर होकर ज़ारा का निकाह उससे करवा दिया गया। मगर इस शर्त पर कि आज से तुम हमारे लिए मर गया, पलट कर भी कभी शहर वापस ना आना। ज़ारा तो शायद आ ही जाती, मगर ज़िंदगी ने इतनी मोहलत ना दी। शादी के 3 साल बाद वो एक वजूद की तख्लीक करने की कोशिश में खुद ज़िंदगी हार गई। ज़ारा की मौत की खबर ने ज़ुबैर लगारी के मजबूत वजूद को रेसा रेसा कर दिया। वो उससे लाख खफा सही, मगर उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था। आयशा को अपनी गोद में लेकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वजूद में थमी हुई खून की गर्दिश फिर से रवां हो गई हो। वो खुद ब खुद ज़ारा की कॉपी थी। उन्होंने चाहा कि उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन शहराज हसन रास्ते की दीवार बन गया। आयशा की और उसकी वाहिद मोहब्बत की निशानी, उसके जीने का इकलौता सहारा, भला वह कैसे ले जाने देता? और ज़ारा से मिलने वाला पहला और आखिरी तोहफ़ा, वो तो उसकी मताए जान थी। लेकिन ज़ुबैर लगारी उसके जज्बात न ज़ारा के लिए समझ पाए और न ही आयशा के लिए। उस दिन से लेकर आज तक उनका दिल अपनी नवासी में ही अटका हुआ था। जाने दो इन बातों को, दादा जान एक लम्हे के तौक़ुफ़ से बोले। अब मैं देखता हूँ वो कैसे आयशा को हमारे घर से दूर रखता है। अब वो इस घर में आएगी भी और हमेशा के लिए इस घर में ही रहेगी। आखिर में वो चाय का कप साइड टेबल पर रखते पुरजोश अंदाज में बोले। वो कैसे अब्बाजान? ज़ोहरा बेगम का लहजा और अंदाज दोनों नॉर्मल थे। उन्हें इस बात पर बिल्कुल हैरत ना हुई। वो जानती थी अब्बाजान इन 18 सालों में अलीशा को अपने साथ रखने के हज़ारों प्लान बना चुके थे। कभी कहते गाँव के 2 टके के गवर्नमेंट स्कूलों में आयशा की खाक पड़ेगी, कभी देहाती ज़िंदगी पर लंबा और तवील लेक्चर देते, कभी उनके मुस्तकबिल के मुतालिक नाला नज़र आते। मगर अब्बाजान की हर कोशिश बेसूद रही। इतनी तवील बहस और मुबासे के बाद शहराज हसन का एक ही जवाब मिलता, मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता और मैं उसे अपनी नज़रों से दूर नहीं भेजूंगा। और अब की बार अब्बाजान क्या मशवरा करने वाले थे? मैं उसे राहिल की दुल्हन बनाकर लाऊंगा। कुछ लम्हों के बाद आखिर उन्होंने वो बम फोड़ दिया जिससे ज़ोहरा बेगम डर रही थी। ज़ोहरा बेगम ने एक गहरा सांस भरते उन्हें देखा। उनके लबों की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो चुकी थी, आंखों से रोशनियां फूट रही थी। ज़ोहरा बेगम को ऐसा लगा जैसे वो बाम तसव्वुर में आयशा और राहिल की शादी देख रहे हों। किस्मत की सितम ज़रफ़ी देखिए कि अब्बाजान की नवासी के लिए दिन ब दिन बढ़ती दीवानगी को देखते यही बात कल ज़ोहरा बेगम के दिल में भी आई थी। वो दिल की बातों को दिल में रखने की कायल नहीं थी, सो इजहार राय के लिए फ़ौरन राहिल की तरफ रुजू गया और राहिल की राय सुनकर वो सदमे के मारे गंग रह गई थी। और अब वही अल्फाज उनके कानों में गूंज रहे थे। अम्मी, ये बात आपके दिल में आई भी कैसे? मैं उससे शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। आज के बाद ऐसा सोचिए कभी मत। राहिल तो बात सुनते ही बुरी तरह भपड़ गया था। बस वो मेरे टाइप के नहीं, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका मिजाज, कुछ भी तो हमें कॉमन नहीं है। अच्छा, तो आखिर कैसी लड़की चाहिए तुम्हें जिससे तुम शादी करोगे? ज़ोहरा बेगम ने हत्तुल मुक़द्दर अपने चेहरे को नरम रखने की कोशिश की, वरना तो गुस्से के मारे उनका बुरा हाल था। खूबसूरत, वेल एजुकेटेड, मॉडर्न और अपने क्लास की, जो मेरे साथ सोसाइटी में मूव कर सके, मेरे साथ चलती हुई अच्छी लगे, जिसको पाकर मैं फ़ख्र महसूस करूँ। इंतहाई तहम्मुल के साथ उसने अपना आइडियल आश्कार किया। दूसरे लफ्ज़ों में बेहया, बेपाक, हर तरह के अखलाकियात से आ रही। क्योंकि नहीं कहते तुम्हें बीवी नहीं, एक चलता फिरता इश्तहार चाहिए जिसे गले में लटका कर फिरो और हर कोई देखे, बार बार देखे। क्या हुआ ज़ोहरा, किस सोच में पड़ गई? अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, तुम अपनी राय का इज़हार खुलकर करो। तुम राहिल की माँ हो, उसकी ज़िंदगी का फैसला करने का हक़ तुम्हें मुझसे ज़्यादा है। वही होगा जो तुम चाहोगी। ज़ोहरा बेगम ने देखा कि आखिरी जुमला अदा करते हुए उनकी आंखों की जोत बुझ गई थी और लहजा भी खासा पस्त था। ये कैसी बातें कर रहे हैं अब्बाजान? ज़ोहरा बेगम कुर्सी से उठकर उनके पास आई। खुदा आपका साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रखे। आपके होते हुए मैं कौन होती हूँ फैसला करने वाली? वो उनके दोनों हाथ थामे अकीदत से बोली। खुश रहो बेटा। वो ज़ोहरा के बेहद ममनून थे, जो बहू होकर बेटियों से भी बढ़कर थी। बस सुहेल आ जाए तो उससे बात करते हैं। वो अपने ते बिल्कुल मुतमईन हो चुके थे। लेकिन अब्बाजान। हाँ बोलो। वो उसका तज़ब्ज़ब भांप चुके थे। आप एक बार राहिल से भी पूछ लेते हैं। ज़ोहरा बेगम ने कुछ झिझकते हुए कहा। राहिल से क्या पूछना है? इस मामले में पुराने ख्यालात के मालिक थे, जो बस बड़ों ने तय कर दिया बच्चों को हर सूरत निभाना है। राहिल मेरा पोता है, बहुत फर्माबरदार है, मेरी बात कभी नहीं टालेगा।
राहल की तरफ से तो गोया आंखें बंद किए बैठे थे। ज़ोहरा बेगम का जी चाह के उनके लाडले पोतले के रोशन ख्याल उन पर आया करते, मगर फिर कुछ सोचकर खामोशी में ही आफियत जानी और एक बार फिर राहल को कायल करने का इरादा बांध लिया। ज़ोहरा बेगम की तो गोया नींद ही उड़ गई थी। तमाम रात सोचे और ख्यालों के ताने बाने बुनते ही गुजर गई। अगर राहल ने आयशा को रिजेक्ट करके अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी कर ली तो अब्बा जान उसे वैसे ही घर से निकाल देंगे जैसे 20 साल पहले लाला को। ज़ोहरा बेगम एक झटके से उठ बैठी। उसका लाला उसका चांद से प्यारा भाई कितना अच्छा था, हवेली में रहने वाले दूसरे मर्दों की निस्बत सादा, मासूम, नरमखोर, मोहब्बत करने वाला। उसे कितना शौक था लाला की शादी को और उसकी भाभी हवेली में आए। और उसकी ख्वाहिश जिस रोज़ पूरी हुई वो एक तूफानी रात थी। दोपहर से ही सुर्ख आंधी ने आसमान को अपनी लपेट में ले रखा था। बादल किस कदर जोर से गरज रहे थे, तभी इस शोर में एक और शोर उठा। चौधरी शहराज हसन शहर से अपनी दुल्हन लेकर आए हैं। रहमत जो कि उनका घरेलू मुलाजिम था, उसकी आवाज़ पर उसका हाथ अपनी जगह साकित रह गया। वो खिड़कियां पर्दे वहीं छोड़कर भाई की जानिब लपकी। अम्मा भी सुना आपने लाला की दुल्हन? जोश में उसने रास्ते में हैरत की बुत बनी अपनी अम्मा को घुमा डाला। बस यहीं रुक जाओ, कोई बाहर नहीं जाएगा। अब्बा जान के लहजे में बादलों की सी गरज थी। वो और अम्मा भी वहीं तख्त पर बैठ गई, मगर उसके दिल में हौल उठ रहे थे और एक झलक उस लड़की की वो देखना चाहती थी जिसे उसके लाला शहराज हसन ने पसंद किया था। 15 मिनट की तवील और सबर आसमा इंतजार के बाद अब्बा जान अकेले ही बड़े हॉल में आए और जहरा का दिल धक से रह गया। आज से मैं इस हवेली में इस नाफरमान का नाम ना सुनूं, मर गया आज से वो हमारे लिए। अब्बा जान जिस तरह आए थे इसी तरह अपना फैसला सुनाते धप धप करते वहां से चले गए। पीछे उनके कदमों की गूंज रह गई थी या फिर अम्मा की सिसकियां। क्या बात है ज़ोहरा, तुम अभी तक जाग रही हो? सुहेल रज़ा की आवाज़ पर उसकी सोचों का तसलसल टूटा। वो होश में आई और उनकी जानिब करवट बदलते मुतफक्किर से पूछ रहे थे वो। हाँ, वो बस नींद नहीं आ रही थी। ज़ोहरा का अंदाज टालने वाला था। चलो फिर बातें करते हैं। सुहेल कहने के साथ ही शरारत से उठ बैठे। अब मुझे कुछ कुछ नींद आने लगी है। ज़ोहरा बेगम ने लेटकर सटता पैर चादर तान ली। सुहेल ज़ेरे मुस्कुराते फिर से सोने की कोशिश करने लगे। अगली सुबह वो उससे बात करने उसके बेडरूम में आई तो अपना सूटकेस तैयार किया कहीं जाने को बिल्कुल तैयार खड़ा था। पूछने पर उसने बताया ऑफिस की तरफ से एक माँ का कॉन्ट्रैक्ट पर लंदन जा रहा है। उनकी खुद सर्जिकल फैक्ट्री थी, लेकिन वह MBA पास करने के बाद खुद को जैसे टॉप समझने लगा था। उसे सर्जिकल की फैक्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में पुरकशिश सैलरी पैकेज पर बतौर वर्कर काम कर रहा था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ज़ोहरा बेगम ने पूछा। कल ही डील फाइनल हुई है। रात देर से आया था तो आप सो रही थी। वो जल्दी जल्दी बालों में ब्रश चलाते बोला। फ़्लाइट कितने बजे की है? 10 बजे, और मुझे भी रास्ते से एक दोस्त को भी पिक करना है। लाहौर जाने में 2 घंटे लगेंगे, इसलिए अब मुझे इजाज़त है। उसने रिस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाते हुए सर को ज़ोहरा बेगम के सामने ज़रा सा खम दिया। उन्होंने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली। पहली बार वो इतने लंबे सफ़र पर जा रहा था, इस ख्याल से उनकी आंखें भर आईं। अम्मी प्लीज़, बस 1 महीने की तो बात है, आप प्लीज़ ऐसे मत करें। वो ज़ोहरा बेगम को अपने बाजों के हल्के में लिए बाहर आया। खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। कुछ देर में वो सबसे मिलकर बुजुर्गों की दुआओं के हिसार में घर से रुखसत हुआ। जुबैर लगारी, जो राहल के जाने की वजह से बेहद अफसरदा रहने लगे थे, आयशा के आने का सुनकर फिर से खिल उठे। आज सुबह से उनकी हिदायत जारी थी। ज़ोहरा, आज डिनर खासा पुरतकुल्लुफ़ होना चाहिए। उसे बिरयानी बहुत पसंद है, वो ज़रूर बना लेना। और चाय वो बिल्कुल नहीं पीती। हाँ, लस्सी ज़रूर बना लेना, इसके बगैर इसका निवाला हलक में नहीं उतरता। आगा जान एक ही बात कोई 10 बार दोहरा चुके थे। उसका कमरा भी उन्होंने किसी मुलाजमा के बजाय खुद महरू से साफ़ करवाया था कि वो अच्छी तरह डेकोरेट करेगी। महरू को अभी से उस VIP शख्सियत से जलन होने लगी। वो भी तो दादा जान की पोती थी। मोहब्बत का ये मुजाहिरा उसके लिए तो कभी नहीं देखा था। एक तो इस ट्रेन को भी आज ही 1 घंटा पहले आना था। अब 1 घंटा यहाँ वेट करूँ? उसने नहायत खौफ के हाल में बुड़बुड़ाते बैग उठाया तो बमुश्किल ही उसे अपनी जगह से हिला पाई। उफ, इतना भारी! ये नूरी की बच्ची ने लगता है पूरी अलमारी के कपड़े पैक कर दिए। उसे झिपक कर नूरी पर ताव आया। हाय, अब क्या करूँ? उसने बेबसी से सोचा। इतने रश में वो ठोकरें खाती आगे बढ़ी तो लड़खड़ा कर रह गई। इतने तवील सफ़र के बाद तो वैसे भी सर दर्द से फटा जा रहा था। आंखों के सामने तारे नाच रहे थे। उसने मदद तलब नजरों से इधर उधर देखा। उस भीड़ में उसे एक मेहरबान शनासा चेहरा दिखाई दिया और लपक कर आगे बढ़ी। नाना जान, उसने दूर से ही आवाज़ दी। जुबैर लगारी भी उसे देख चुके थे। नाना जान, आप 1 घंटा पहले कैसे आ गए? आपको पता था ट्रेन 1 घंटा पहले आने वाली है? उनके गले में झूलते हैरत से बोली तो वो मुस्कुरा दिए। मैं तो अपनी बेटी के इंतज़ार में पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ। अब तो आंखें भी थकने लगी थी।
आयशा को उनकी मोहब्बत पर कोई शुबा नहीं था। वो मोहब्बत से उन्हें देखती उनके साथ चल पड़ी। वाह ब्यूटीफुल यार, उसने ब्लैक मर्सिडीज़ को सताइशी नज़रों से देखते कहा। जुबैर लगारी ने उसकी सिम का दरवाज़ा खोला तो कुछ झिझकते हुए बैठ गई। अपनी ज़िंदगी में पहली बार शायद ऐसे शानदार गाड़ी में बैठ रही थी। तुम्हें ये गाड़ी पसंद आई? नाना जान ने पूछा। हाँ बहुत, आयशा ने बहुत को खासा लंबा खींचा। शहराज हसन ने कभी तुम्हें इस गांव से बाहर नहीं निकलने दिया। अगर हमारे पास रहती तो ऐसी गाड़ियों में घूमती। उनके लहजे में दौलत का घोर बोल रहा था। आयशा को उनकी आदत बिल्कुल पसंद ना थी। अच्छा ये बताओ, शहराज हसन ने हमारे घर आने की इजाज़त कैसे दी? वो अभी तक दिल से शहराज हसन को अपना दामाद नहीं मानते थे, इसीलिए आज तक ना तो वो उनके घर आए और ना ही इस घर के सिवा जुबैर लगारी के कोई आज़ाद कश्मीर चाहता था। एक तो सफ़र बहुत था, दूसरे ताल्लुकात कोई खासा खुशगवार नहीं थे। जुबैर लगारी को महज आयशा से गर्ज थी। उनका जब दिल चाहता वो उनसे मिलने चले जाते। आयशा को अपने नाना जान से मोहब्बत थी। वो जब भी आते उसके लिए ढेर और तारीफ नहीं कराते, जिनको खासा इतरा इतरा कर अपने दोस्तों को दिखाती थी। वो लाला जानी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, इसलिए तो मेरी हर बात मान लेते हैं। मेरी बर्थडे पर कहने लगे आज मुझसे जो मांगोगी मिलेगा। तो मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए नाना के जान के घर जाना चाहती हूँ। तो वो कुछ रंजीदा हो गए, मेरे बगैर रह नहीं सकते ना, इसीलिए मुझे खुद से दूर नहीं भेजते। मगर इस बार मैंने भी पक्की जिद मान ली। 2 दिन भूख हड़ताल की तो खुद ही नूरी को बुलाकर मेरा सामान पैक करवा दिया उन्होंने। फिर नूरी की अम्मी ने समझाया, कहने लगी पाजी आपकी ईशू तो बड़ी भोली है, बाहर की दुनिया तो इसने देखी नहीं। कल कला को इसका ब्याह करना है, इसे घूमने फिरने देंगे, दुनिया देखने देंगे, अपने रिश्तेदारों से मिलने देंगे और फिर आपसे दूर रहेगी तो आपके बगैर आदत पड़ जाएगी इसे। हालांकि बात लाला जानी की समझ में आई या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी समझ में खूब अच्छी तरह आ गई है। मैंने कह दिया लाला जानी से, पहली बात तो ये कि मैं शादी नहीं करूँगी। अगर करूँगी तो सबसे पहली शर्त यह है कि वो मेरे साथ लाला जानी के घर रहेगा। मैं अपना लाला जानी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। इतनी लंबी बात के बाद उसने एक लम्हे को तौक़ुफ़ किया। मैंने ठीक किया ना नाना जान? आखिर में उसने मासूमियत से नाना जान से तस्दीक चाहिए तो उनका दिल चाहा अपना सर पीट लें। वो नवासी को घर लाने के मंसूबे बनाए बैठे थे और नवासी उनके लाडले पोते को भी ले उड़ाने का प्लान बना चुकी थी। नहीं बेटा, लड़के अपना घर नहीं छोड़ते, हमेशा लड़कियों को ही अपना घर छोड़ना पड़ता है। नाना जान ने आसानी से समझाया तो वो बिगड़ कर बोली, एवं फजूल में। आयशा बेटे, ये दुनिया का दस्तूर है और कुदरत का कानून भी, इसे बदला नहीं जा सकता। वो नरमी से बोले, नाना जान आप भी बिल्कुल लाला जानी जैसे बातें करते हैं। आयशा ने मुंह फुलाते हुए कहा तो नाना जान मुस्कुरा दिए। अगले चंद मिनटों में गाड़ी लगारी हाउस के सामने रुक चुकी थी। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। वो और महरू कुछ देर छत पर चहलकदमी करती रही। फिर महरू को अपने टेस्ट की तैयारी करनी थी। वो अपने बुक्स लेकर बैठ गए तो आयशा उठकर अपने बेडरूम में चली आई, जो कुछ घंटे पहले इसकी मलकियत बना था। आयशा आते ही सबसे मिलने के बाद कुछ देर आराम की कर से लेटी थी तो इसे पता ही न चला कब उसकी आंख लगी। और अब दिन भर में 4 घंटे सोने के बाद नींद का आना माहौल था। उसने कर्टन खिसकाकर ग्लास विंडो ओपन की और आसमान का स्याह आंचल सितारों से जगमगा रहा था। ठंडी सबक खुशगवार हवा चल रही थी। न जाने लाला जानी क्या कर रहे होंगे। खिड़की के पट से टेक लगा उसे लाला जान की याद आई। 18 सालों में ये पहली रात थी जो उसके साथ नहीं थे। टन टन टन, दीवार की गिर घड़ी पर टन टन पर उसने चौंक कर क्लॉक वॉल की जाने देखा जो पूरे 12 का अल्टीमेटम दे रही थी। मरियान हैदर का प्रोग्राम अचानक याद आने पर उसने रेडियो की तलाश में अपने पूरे बैग की तलाशी ली, मगर रेडियो ना मिला। नूरी की बच्ची, अगर तू इस वक्त मेरे सामने होती तो मैं तुम्हें कच्चा चबा देती। उसे एक बार फिर नूरी पर बेतहाशा गुस्सा आया। मरियान हैदर का प्रोग्राम सुने बगैर नींद आ जाए ये भला कैसे मुमकिन था। कमरे में परेड करते उसका दिमाग मुसलसल उलझन का शिकार था। दिल में बेचैनी थी। उसने घड़ी की सिम देखा। सुइयों की तेज़ी से आगे बढ़ते कदम उसके इज़्तिराब को मज़ीद बढ़ावा दे रहे थे। रात 2 बजे तक वो यूं ही महकती रही। 2 बजे के बाद जब उसे यकीन हो गया कि प्रोग्राम ख़त्म हो चुका होगा तो खामोशी से बेड पर आकर लेट गई। मरियान हैदर FM के लेट नाइट गज़ल प्रोग्राम का कंपेयर था। वो उसकी आवाज़, उसकी शायरी, उसकी गज़लों की दीवानी थी। हफ्ते में 1 दिन प्रोग्राम करता था, मगर उसके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग आयशा कर लिया करती थी और पूरा हफ्ता फिर उसी पर गुजारा करती थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सहर था। रात के पुरफुसू लम्हों में जामद खामोशी और सुकूत सदा फिजा को चीरता हुआ उसका आँच देता भीगा लहजा जब समातों से टकराता तो ऐसा लगता है जैसे कितार में बंधी घंटियाँ एक साथ खनक उठी हों। हर 100 नगमे बिखर जाते थे, जलतरंग से बजने लगते।
जिस तरह लोगों को शराब लग जाती है, ईशा को उसकी आवाज़ लग चुकी थी। उसकी आवाज़ का अमृत जब समातों में जब तक घुलता नहीं, उसे नींद नहीं आती थी। सुबह आँख खुलने पर उसने आंखें मसलते क्लॉक वॉल की जानिब देखा, जिस पर सुबह के 5 बज रहे थे। रात देर से सोने की वजह से उसकी आंखों में अभी तक खुमार था। उसका दिल चाह सोई रहे, लेकिन फिर नमाज के ख्याल से उठ गई। वजू करके बाहर आई तो वहीं लॉन्च में एक जानी पीछे तख्त पर मुमाई जान नमाज पढ़ रही थी। उन्होंने उठकर ईशा को चाय नमाज दिया और खुद कुरान पाक की तिलावत करने लगी। नमाज अदा करने के बाद उसने लाउंज की विंडोज़ खोल दी और जो सामने नज़ारा उसे नजर आया, उसे देखकर वो दम हो खुद रह गई। उसे फूलों से मोहब्बत नहीं, इश्क था। उसने अपने घर में गुलाब, मोतिया, चमेली और बहुत से पौधे लगाए थे, मगर सामने वालों के घर में फूल नहीं, पूरा गुलिस्तान महक रहा था। सूरज की चमकती किरणों से फूलों पर गिरे आंसू हीरो की माने दमक रहे थे। बाहर की मौसम की आमद थी। गुल लाला का हुस्न अपने जौबन पर था। बेसाख्ता उसका दिल चाह के नंगे पाँव नरम नरम घास पर चले, हवा के दोष पर अपना आंचल उड़ा दे, फूलों से अटखेलियाँ करे। नाना जान ने इतना प्यारा घर बना लिया, क्या था जो एक बगीचा भी बना लेते, तो मैं इस वक्त पूरे घर को फूलों से सजा देती। दिल में एक मासूम सी ख्वाहिश ने चुटकी ली। कटर पटर की आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा। मोमानी जान नाश्ते की इब्तदाई तैयारी शुरू कर चुकी थी। वो भी उनके पास चली आई। मेरे लायक कोई खिदमत? आयशा ने दरवाजे के पट को थामकर इस्तफसार किया। अरे नहीं बेटा, मैं कर लूँगी। वो उसे देखकर मुस्कुराई। आप इतना तकल्लुफ़ क्यों बरत रही हैं? मुझे बताएं क्या मेन्यू है नाश्ते का, मैं आपकी हेल्प करवा दूँ। वो ज़हरा बेगम के मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती किचन में घुस आई। फिर उसने सबके लिए आलू के पराठे बनाए। नाश्ते की मेज़ पर नाना जान और मामू उसकी तारीफ में रत्बुल लिसान थे। महरू का मुंह फूल रहा था। न जाने लोगों को दोपहर के वक्त कैसे नींद आ जाती है। वो अकेली पूरे घर में बुलाई बुलाई से फिर रही थी। नाना जान और मामू ऑफिस में थे। महरू कॉलेज में। मोमानी जान कुछ देर उससे इधर उधर के बातें करने के बाद अपने बेडरूम में रेस्ट कर रही थी, जबकि अर्शिया हद दर्जा बोरियत का शिकार थी। 2-3 मैगजीन की वर्करदानी करने के बाद वो बालकनी में आ खड़ी हुई। कि आते जाते लोगों को देखने का शुगर ही सही, मगर 10 मिनट में ही आजिज़ आ गई। ये कॉलोनी की सड़क थी, मेन रोड तो नहीं जहाँ लोगों का हजूम होता। उसे नूरी और रेशमा याद आई। बड़ी दोपहर में दोनों अपने घर की अंदरूनी दीवार फलांग कर उनके घर आ जाती थी और फिर आम के पेड़ की छाँव में खट्टी मीठी कीड़ियों से लुत्फ़ अंदोज़ होते ज़माने भर की बातें होती। रेडियो भी साथ साथ बजता था। हाय मेरा रेडियो, दिल से ही खोक उठी और फिर वो बेचैन हो गई। घर की याद बहुत सताने लगी। जी मैं अभी वापस चली जाए, मगर लाला जाने की आवाज़ पाँव की जंजीर बन जाती, जो उन्होंने आते हुए कितने मज़े से कहा था। देखना 2 ही दिन में वापस आ जाओगी। और वो इतने धड़ल्ले से बोल आई थी। 2 महीनों से पहले वापस नहीं आने वाली। और अब वाकई में 2 दिन में उसका दिल वापसी के लिए हमकने लगा। न जाने क्या सोचकर इस अजनबी शहर में चली आई। हाँ, वो अपनी ही सोच में गलता थी। खुद से उलझ रही थी जब अचानक उस महरू उसके कान में आकर चिल्लाई। वो अचानक अफ्ताब पर उछलकर पीछे हटी और उसकी डरी सूरत देखकर महरू से अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था तुम सच में डर जाओगी। महरू अभी भी हंस रही थी। अर्शिया उसे घूरते हुए एक लंबा सांस खारिज किया, मगर उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। शाम अलबत्ता दिन की निस्बत खासी खुशगवार थी। महरू ने सबको खूब घुमाया। वो दोनों ढेर सारी शॉपिंग करने गई और अब दोनों बेड पर अपनी चीज़ें बिखेरे दादा जान को अपनी शॉपिंग दिखा रही थी। वाह ब्यूटीफुल। उसने खिड़की के पर्दे खिसका कर दोनों पर टुआ किया तो बेसाख्ता उसके लबों से अल्फाज फिसले। बाहर का मौसम ही कुछ ऐसा था। तमाम रात बरसती बारिश ने हर चीज़ को एक दिल फरेब सा हुस्न अता किया था। सामने वालों का गुलिस्तान धुल धुलाकर निखर सा गया था। अब भी कुछ आवारा बादल आसमान की बाहों में झूम रहे थे। सर्द हवा के झोंके और के लंबे दरख्तों में जैसे कोई मुकाबलाबाजी हो रही हो। परिंदों के मीठे नगमों पर दोनों सरमस्ती के आलम में झूम रहे थे। आसमान पर भी इतने दिनों से छाया गर्द का गुबार धुल गया था। उसने हाथ बढ़ाकर हल्की सी फवार को अपनी हथेली पर महसूस किया तो उसका दिल हमक हमक कर उस गुलिस्तान में झूमने को मचलने लगा। वो ज़्यादा देर खुद को रोक ना पाई। बेड पर पड़ा दुपट्टा शानों पर फैलाकर भागती हुई सामने वालों के गेट पर जा पहुंची। गेट खुला हुआ था। एक लम्हे के लिए तसब्बुब का शिकार हुई। जाने किसका घर है, जाऊं या नहीं। उसने रुककर एक पल को सोचा, लेकिन अगले ही लम्हे गेट से झांकती केले के पेड़ से लिपटी बोगनविलिया की बेल ने उसे मुस्कुराकर वेलकम कहा तो कुछ सोचे समझे बगैर अंदर चली आई। इतने खूबसूरत फूल। उसने नन्हे गुलाब की गली को छूकर उसकी मुलायमत को महसूस किया। उसकी खुशबू अपनी सांसों को महकाया। फिर चप्पल उतारकर पूरे लॉन का एक चक्कर लगाया तो वो जैसे किसी जन्नत में आ गई हो। परिंदों की चहचहाट, उसके कहकों ने
घर फिजा में एक तरन्नुम सा बिखेर दिया। एक लचकीली शाख के सिरे को पकड़कर उसने खूब अच्छी तरह झुंझा रहा। उस पर ठहरे बारिश के कतरे एक सिरे से बरसने लगे। कितने ही कतरे उसने अपनी थैली पर जमा किए और हवा में उड़ा दिए। मोती के फूल, मैं इनका गजरा बनाऊं? अर्शिया बड़े चाव से अपने आंचल को फूलों में भरने लगी। कौन हो तुम और अंदर कैसे आई? कोई उसके कानों के करीब इतनी जोर से धड़ा कि वो बेसाख्ता उछल कर रह गई। और इसी असना में उसका आंचल उसकी गिरफ्त से छोड़कर हवा के दोष पर लहराया और सारे फूल सामने वाले पर जा गिरे। और तुमने इतने सारे फूल तोड़े? मुकाबिल का सदमे के मारे बुरा हाल था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉन से फूल चुराने की? एक इल्ज़ाम तो आयद हो ही चुका था। वो खामोशी से खड़ी लब काटती रही, मारे तौहीन और एहसास शर्मिंदगी के आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। वो भला कहाँ आती थी ऐसे हजूम के, ऐसे रवैयों के। वो अपना धौंस हर किसी पर जमा लेती, मगर ऐसा सख्त और उखड़ ले जाए उसके साथ कभी किसी ने नहीं रखा। उसका सर झुका हुआ था, आंसू पलकों की बाढ़ फैलाकर रुखसारों पर लड़क रहे थे। मुकाबिल खड़े शख्स का दिल उसके आंसुओं से पिसा था। अच्छा प्लीज़ अब रोना तो बंद करो, वो मुल्तजी लहजे में कहता थोड़ा सा आगे बढ़ा और बिना उसकी जानिब देखे अर्शिया पलकें चिपक कर आंसू रोकती भागती हुई घर चली आई, जबकि वो कुछ देर तक खड़ा इस अजीबोगरीब लड़की के बारे में सोचता रहा। नाश्ता मिल जाएगा? दादा जान ने अंदर से आवाज़ दी, जिस पर वो कुछ आलोचना वो अंदर चला गया। नाना जान कहाँ हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? उसने अखबार टेबल पर पटकते दोष लहजे में इस्तफार किया। एक मीटिंग है। नाना जान अचानक में कहकर निकल जाना चाहता था, मगर वो टेबल के गेट से घूमती उनके सामने आ खड़ी हुई। अच्छा, ये अच्छा तरीका है, मुझे यहाँ बुलाकर खुद सारे दिन गायब रहते हैं। उसकी आंखों के साथ साथ लहजे में भी खुफकी ही खुफकी थी। सॉरी बेटा, लेकिन कल का सारा दिन तुम्हारा। उन्होंने लंबी बहस से बचने के लिए शॉर्टकट में प्यार से उसके गाल थपथपाते हुए कहा, लेकिन वो इस लॉलीपॉप से बहकने वाली नहीं थी। मुझे कल का नहीं, आज का दिन चाहिए बेटा। आज कुछ फॉरेन से कुछ क्लाइंट आने वाले हैं, उनके साथ एक ज़रूरी मीटिंग है, बिजनेस डील फाइनल करनी है। नाना जान BBC से बोले। तो वो डील मामू फाइनल कर लेंगे, अर्शिया लापरवाही से बोली। तुम्हारे मामू तो आज चैम्बर के ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ शहर के सबसे बड़े सब बिजनेसमैन की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। नाना जान की इस वजाहत बड़े बयान पर उसने नाराज़गी से मुंह फुला लिया। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। नवारदर की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा तो माथे पर सिलवटें पड़ गई, आबरू तन गए। अरे जीते रहो मानी बेटा, अच्छे वक्त पर आए हो। नाना जान उसे देखते खुशगवारी से बोले, ये मेरी नवासी है अरीशा, ये मेहरू के मामू का बेटा। अभी हाल ही में MBA के एग्ज़ाम दिए हैं, आजकल रिजल्ट का वेट कर रहा है। अब तुम लोग आपस में गपशप लगाओ, मैं चलता हूँ। नाना जान इब्तदाई तारुफ की रस्म निभाते कह बिखेरते चले गए, और मानी उसे देखते ही मुजस्समा की मानी हैरतज़दा रह गया। कल सुबह उसने जिस लड़की को डांटा था वो बिलाशुबा वही लड़की थी। वो मन ही मन में जी पड़ कर शर्मिंदा हुआ। मेहमान के साथ ऐसा सलूक। अर्शिया से मुकम्मल नज़रअंदाज करती सोफे पर बैठकर सामने अखबार फैला लिया। आई एम सॉरी। वो भी उसके सामने 1 सीटर सोफे पर विराजमान हुआ। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? अर्शिया अखबार थोड़ा सा नीचे सर खिसकाकर अजनबी सर्द लहजे में बोली। मैं अपने कल के रवैये पर बेहद शर्मिंदा हूँ। असल में मुझे फूलों से बहुत मोहब्बत है, और उन्हें कोई बेदर्दी से तोड़े तो मुझे गुस्सा आ जाता है। वो वजाहत भरे अंदाज में नरमी से बोला। आवाज़ में गुस्से की जगह आजिज़ी थी। लहजा इंतहाई हमवार और सादा था। लफ्ज़ों को निहायत खूबसूरती से ठहर ठहर कर कदरे रवा अंदाज में अदा किया गया था। चाहे माफ़ किया। अर्शिया ने अखबार हटाकर उसे देखा। ओ रियली? वो खुशगवार हैरत में घिर कर बोला। शायद उसे इतनी जल्दी इतने मस्बत रद्दमल की तवक्को नहीं थी। वो हकीकतन इम्प्रेस हुआ। अच्छा अर्शिया, कुछ अपनी हॉबीज़ के बारे में बताओ। आज वो नाना जान के साथ जायद पहले से आई थी। मानी के दादा जान उसे बहुत अच्छे लगे थे, और इसने गनीमत मौका जानकर मानी की शिकायत भी लगा दी, जिस पर मानी को तो अच्छी खासी डांट पड़ी और अर्शिया को मुकम्मल तौर पर आंदिया मिला कि वो जब चाहे जितने चाहे बगीचे से फूल तोड़ सकती है। फिर मानी ने उसकी फरमाइश पर पूरा घर भी दिखाया था, और अब हस्ब आदत वो अपने आंचल के पल्लू में मोती के फूल चुन रही थी। और मानी ने यह सवाल उसकी फूलों पर से तवज्जो हटाने के लिए किया था, क्योंकि उसका सारा दामन फूलों से सजा हुआ था, और मानी की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही थी। मेरा शौक़ ये है, उसने कहकर अपना पल्लू हवा में उड़ा दिया। सारे फूल उन दोनों पर बरसते हुए सरसब्ज़ शादाब घास पर बिछ गए, और ऐसा पहली बार हुआ था कि बजाय खफा होने के उसके चेहरे के धनक रंगों में खो गया। उसकी डार्क ब्राउन आंखें शफाफ कांच की मानित चमकती थीं। शगरफी लब बगैर किसी लिपस्टिक के नोखेज़ गुलाबी कलियों जैसे थे। बड़े बड़े गंदमी रुखसारों में लालियाँ सी घिली हुई थी। छोटी सी नाक में चमकती हीरे की लौंग उसका वाहिद जेवर थी, और उसका सलीके से दुपट्टा ओढ़ने का अंदाज इतना पुरकशिश था। मानी, अब घूरना तो बंद करो। रियली मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर जब तुमने मेरी हॉबीज़ पूछी तो बताना पड़ा।
तो प्रैक्टिकल करने की क्या ज़रूरत थी, मानी बिगड़ कर बोला। वैसे मेरा एक और भी शौक है, वो भी करके दिखाऊं। दोनों साथ चलते हुए बर्ड्स केज के पास रुक गए। मानी उसकी शरारत और इरादा भांपकर पिंजरे के सामने जा खड़ा हुआ। मेहरबानी जनाब, ये बर्ड्स बहुत महंगे हैं। वैसे तुम्हारा लान बहुत खूबसूरत है। तुम कभी हमारे गाँव आना, फिर मैं तुम्हें अपना कश्मीर दिखाऊंगी। बहुत सुंदर जगह है, बुलंदों वाला पहाड़, ऊंचे ऊंचे घने दरख्त, बहते झरने, वादियाँ, इतने खुशनुमा रंग, फूल तो मैंने वहाँ नहीं देखे। जब यहाँ से जाऊंगी तो तुम मुझे अरीना, लिली, सूट, पिज़्ज़ा, वैली चौरस्टा का एक एक पौधा गिफ्ट करोगे। वैसे तो मेरा दिल चाहता है तो मुझे पूरा लान गिफ्ट कर दो। माने उसकी बेतुकी फरमाइश पर जहरीला मुस्कुरा दिया। वैसे याद आया, मुझे तो ड्राइविंग का भी बहुत शौक है, तो मुझे ड्राइविंग सिखाओगे? अगले मुतालबे पर वो एक लम्हे को सोच में पड़ गया। देखो, मैं तुम्हारी मेहमान हूँ तो मुझे इनकार नहीं कर सकते। और मानी के पास अब इनकार की गुंजाइश ही कहाँ थी। मजबूरी में ही सही उसने इस बात में सर हिलाया, वरना वो फिर दादा जान से शिकायत करती और दादा जान की कोई बात वो नहीं टालता था। आंटी, आपसे एक बात पूछूं? वो ज़ोहरा बेगम को आंटी कहकर बुलाती थी। हाँ पूछो। उन्होंने शफकत से उसे देखा। वो उसके करीब बैठी उनके पाँव की मालिश कर रही थी। 2 रोज़ पहले वॉशरूम में स्लिप होने के बाद उनके पाँव में मौच आ गई और ईशा उनके मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती उनके पाँव पर जैतून का तेल मल रही थी। मामा कैसी थी? वो तेल की बोतल का ढक्कन बंद करने के बाद अब इश्तियाक से उनकी जानिब मुतवज्जो हुई। मैं क्या बताऊँ बेटा, मैंने तुम्हारी मामा को नहीं देखा। वो क्यों? आयशा को ताजुब ने घेरा। तुम्हारी मामा की शादी मेरी शादी से पहले हो चुकी थी। तस्वीरों में भी नहीं देखा? उसने पूछा। नहीं, मैंने उसकी कोई तस्वीर इस घर में नहीं देखी। ज़ोहरा बेगम ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। तो फिर आपने मेरे लाला जान को भी नहीं देखा होगा, वो कुछ सोचते हुए बोली। अब की बार फिर से ज़ोहरा बेगम का इनकार में सर हिला। जब मेरी मामा की डेथ हुई थी तब भी आप नहीं आई थी? उसने फिर से पूछा। तब मैं और तुम्हारे मामू शारजा में थे, मेहरू की डिलीवरी का वक्त था और डॉक्टर्स ने सफ़र से मना कर रखा था, इसलिए हम नहीं आ सके। अच्छा, और उसके बाद जब आप पाकिस्तान आई तब तो आ सकती थी ना? आयशा की अब की बार कुछ नलूटेपन से बोली। तुम्हारे नाना जान ने अभी तक तुम्हारे लाला जानी को अपना दामाद के तौर पर तस्लीम नहीं किया। वो यही समझते हैं कि इसमें ही उनकी मासूम भोली वाली बेटी को फर्क लाया था और उनके मुकाबिल ला खड़ा किया। उनकी बरसों की कमाई इज्जत मट्टी में रोल दी और वो आकर तुम्हारे घर जाते हैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। वो तुम्हें अपनी बेटी को ढूंढते हैं, जबकि तुम्हारे लाला जानी को आज इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैंने और तुम्हारे मामू जान ने बहुत बार चाहा कि तुमसे मिलने जाएं, मगर अब्बा जान ने इजाज़त नहीं दी। फिर हम उन्हें नाराज़ करके तो नहीं आ सकते थे ना। ये अनोखी मंतक है। नाना जान खुद तो जाते हैं मगर किसी और को जाने नहीं देते, और सारे कसूर मेरे लाला जान का तो नहीं, मामा भी इंटरेस्टेड थी उनमें। आयशा को नाना जान की इस मुनाफिकत भरी सोच पर खूब गुस्सा आया। ज़ोहरा बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया। और आपके अब्बा जान क्यों अकेले रहते हैं? मानी के पेरेंट्स? ये ख्याल कई बार उसके मुंह में आया था, मगर उसने मानी से पूछना मुनासिब नहीं समझा। भाईजान न्यूयॉर्क में अपनी फैमिली के साथ सेटल हैं। उन्होंने वहाँ एक अंग्रेज़ लड़की को मुसलमान करके उसे निकाह कर रखा है। और मानी की मामा? वो इस दुनिया में नहीं रही। ज़ोहरा बेगम ने हैसियत से कहा और सोचा, ये मोहब्बत का जहरीला नाक जिसको डसले से फिर कहीं का नहीं रहने देता। बड़ा भाई भी इस गोरी की मोहब्बत का असीर होकर घर को भूल चुका था, जिसकी बीवी बेवफाई के गम में घुल घुल कर मर गई। और मानी को अब्बा जान के पास छोड़कर वो गोया उसके हर हक से अदा कर चुके थे, और अब्बा जान के लिए इतना ही काफ़ी था कि वो एक दिन में एक बार अपनी आवाज़ तो सुनाता है। आई एम सॉरी, आयशा आसूदगी से बोली। और कौन कौन है आपकी फैमिली में? कुछ लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद उसने बराए बात पूछा। और कोई नहीं, ये कहते हुए ज़ोहरा बेगम का चेहरा एक तारीक साया लहराया और अल्फाज अपने मफ़हूम पर लरज़ कर रह गए। वो सुस्त कदमों से उठकर कमरे में चली गई। आयशा ने सोचा, इन दुखों और गमों के साथ हंसना मुस्कुराना और जिए जाना शायद ज़िंदगी है। दादा जान, अब की बार मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। बस इस घर में अब दादी दुल्हन आके रहेगी। मेरी नज़र में 2 रिश्ते हैं। एक तो हमारे घर वाली सड़क के कॉर्नर में रहती है, गोरा रंग है, सब्ज़ आँखें, मैरून बाल, और हाँ, मुंह में दांत भी हैं अभी, और बगैर लिपस्टिक के चलती हैं, धीमे मजाज वाली शाइस्ता सी खातून है। और दूसरी गर्ल्स स्कूल की आगे वाली वॉक ग्राउंड के सामने गली में है। हाय दादा जान, उनके तो क्या ही कहना है। काश वो मुझे जवानी में मिली होती तो मैं चांस मिस ना करता। बस आपको जो फैसला करना है जल्दी कर। मैं ये रोज़ रोज़ आपकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता। कभी आपको गोभी के पराठे चाहिए, कभी सरसों का साग और मकई की रोटी, तो कभी गाजर का हलवा।
किचन में माने की लाइव ट्रांसमिशन मुसलसल बुड़बुड़ाहट के साथ जारी थी, जबकि दादाजान अपने सामने अखबार फैलाए खबरों में मगन थे। शायद माने की ये बकवास दादाजान के लिए रोज़ का मामूल थी, मगर दादी दुल्हन पर तो उनकी हंसी नहीं थम रही थी। वो अभी अभी आई थी, इसलिए दोनों उसकी आमद से बेखबर थे। मानी ने किचन की खिड़की से बाहर झांका और यहीं पर उसकी शामत आई। दादाजान खिड़की के पास बैठे थे। फौरन अपनी लाठी उठाकर उसके बाजू को निशाना बनाया। गधे, नालायक, कितनी बूढ़ी ख्वातीन पर नज़र रखता है, शर्म नहीं आती? अरे वो तो आपके लिए, मानी बुरा मानते हुए बोला। और खुद जो तुम्हारी मरहूमा दादी को पता चले तो खुद तो वापस आ नहीं सकती, मुझे ही वहीं बुला लेगी। दादाजान ने डरने की नाकाम एक्टिंग की। आयशा को एक बार फिर अपना कहका जब्त करना मुश्किल हो गया। दादाजान, दरअसल ये दरपर्दा आपसे अपनी शादी की बात करता है, अब मगर आप समझते ही नहीं। आयशा ने दादाजान के पास बैठते मानी को छेड़ा। हाँ, अब तो वाकई सोचना पड़ेगा। दादाजान अखबार एक जानिब रखकर बिल्कुल संजीदा हुए। दादाजान, आप भी किसकी बातों में आ गए हैं? मानी ने खिड़की से झांकते हुए खासी खूंखार नज़रों से अर्शिया को घूरा। जानता जो था कि दादाजान के मन में एक बार जो बात समा जाए फिर उसे अमली जामा पहनाकर ही उन्हें चैन आता है। क्या बना रहे हो? वो उठकर किचन में चली आई। गोभी के पराठे, मानी मुँह फुलाकर बोला। ये गोभी के पराठे इतने जले सड़े? अर्शिया ने एक पराठा हाथ में पकड़कर नाक चढ़ाई तो वो इत्मीनान से पीछे हट गया। आप बनाकर दिखाएं, हम भी तो देखें क्या शाहकार तख्लीक करती हैं। सिंक में हाथ धोते हुए तंजी अंदाज में कहता वो कैबिन से टैक लगाकर खड़ा हुआ। आयशा की उसकी जानी पूछती, कोई मुलाजिम क्यों नहीं रख लेते? मुलाजमा की बेटी की डिलीवरी है, वो इस खुशी में छुट्टी लेकर अपने गांव रवाना है और किसी पे दादाजान को एतबार नहीं आता। 3-4 बार मुलाजमा का अरेंज किया है मैंने। दादाजान उसका इंटरव्यू भी ऐसे लेते हैं जैसे उसे वज़ीर आज़म के अहदे पर फ़ायद करना हो। और फिर मानी अपनी धुन में बोला जा रहा था, जबकि अर्शिया का चेहरा उसकी पहली इतला पर ही खजाले से सुर्ख हो गया। वो तो पूछकर ही पछताई थी। बेसाख्ता मानी की निगाह उसके सुरमई आंचल से झलकती भीगी सियाल रेशमी जुल्फ़ों से टकराई। यूँ लगता था जैसे उफ़क़ के किनारे काली घटा चुपके से झांक रही हो और काली घटाओं में सिमटा सा बूंद बूंद बरस रहा हो सावन। उसका दिल चाहा काश कभी ऐसी बारिश उसे भी भिगोए। शुगर कहाँ है? अर्शिया अचानक पलटी, मगर वो जाने कहाँ खोया था। उसने तो अपनी बात भी अधूरी छोड़ दी थी। मानी, अर्शिया ने उसका शाना हिलाया। वो हड़बड़ाकर उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ। शुगर? अर्शिया ने एक बार फिर अपना सवाल किया तो मानी ने आगे बढ़कर कैबिन से शुगर से थमाई और खुद बाहर दादाजान के पास जा बैठा। दादाजान, आप भी ये रेडियो सुनते हैं? गोभी के पराठे से मुकम्मल इंसाफ करती अर्शिया की निगाह अचानक सामने अलमारी में रखे रेडियो से टकराई। नहीं बेटा, आप इस उम्र में क्या रेडियो सुनूंगा, ये तो ऐसे ही बेकार पड़ा है। अच्छा, तो फिर मैं ले लूँ? अर्शिया ने उठकर पहले से झाड़न से अच्छी तरह साफ किया, फिर चला कर देखा तो वो खामोश रहा। शायद सेल एक्सपायर हो चुके थे। हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है, दादाजान खुशदिली से बोले। मानी, अब उठ जाओ। रेडियो वापस अलमारी में रखते हुए मानी की जानिब पलटी। कहीं जाना है क्या? दादाजान ने इस्तफसार किया। अरे मैं तो आपको बताने ही भूल गई, ये मानी मुझे ड्राइविंग सिखाने वाला है और आज मेरी क्लास का पहला दिन है और ये जनाब है कि नाश्ते से फारिग ही नहीं हो रहे। अच्छा बाबा चलो। मानी चाय का आखिरी घूंट पड़ता फ़ौरन उठ गया। रेडियो पर ज़्यादा किसे सुनती हो? मानी ने पूछा। मैं तो जस्ट मरियान हैदर को सुनती हूँ, क्या बताऊँ। मानी, इतनी पुरकशिश, भारी गंभीर आवाज़, सहरंगेज़ दिलनशीन लहजा, उस पर उसका ज़बरदस्त कलेक्शन। वाह, वंडरफुल। काश मैं एक बार उन साहब से मिल सकूं। मानी ने अपनी वाइट होंडा स्कूप में बैठते ऐसे सरसरी सा पूछा, मगर उसका इश्तिहार काबिल दीद था। और अगर फ़र्ज़ करो कि तुम्हें कहीं मिल जाए तो क्या करोगी? आई लव। मानी का पाँव बेख्तियार ब्रेक पर पड़ा। जहाँ गाड़ी एक झटके से रुकी वहीं अर्शिया की ज़ुबान को ब्रेक लगा। तुम उसे आई लव यू कहोगी? मानी की आंखों में हैरत देख कर अर्शिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं तो यू को योर बनाकर उसके साथ डांस करूँगी। वो अभी तक हंस रही थी। वैसे इतनी भी कोई ख़ास नहीं है, उसकी वाइस सुन चुका हूँ मैं। मानी अपनी झीप मिटाने को बोला। प्लीज़, मैं मरियान हैदर में के बारे में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं सुनूंगी। वो बुरा मान गई। अच्छा ये देखो, ये स्टीयरिंग है और स्पीड ब्रेकर और ये क्लच। वो एक एक करके उसे सबके नाम बता रहा था। ओके फ़ाइन, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मुझे वनीला आइसक्रीम खिलाओ, अगर तुम मेरा मूड दुरुस्त करना चाहते हो तो। अजीब ज़बरदस्ती थी। वो ज़ेरे मुस्कुराता गाड़ी का रुख एटमोर की जानिब मोड़ चुका था। यार कसम से भी चाय की शदीद तलब हो रही थी। वेल थैंक्स। मैगज़ीन एक जानिब रखकर चाय का मग थाम में वह मेहरों ने मशकूक नज़रों से अर्शिया को देखा। तभी टेलीफोन की बेल पर उसकी जानिब मुतवज्जह होना पड़ा। तुम्हारा ही फ़ोन है। अगले ही पल उसने रिसीवर अर्शिया को थमाया। दूसरी जानिब नूरी थी। अब तुम क्या वहाँ जाकर जम ही चुकी हो, वापस कब आओगी? अर्शिया की आवाज़ सुनते ही नूरी चीख पड़ी तो उसने बेसाख्ता रिसीवर कान से दूर हटाया। अच्छा ये बताओ, लाला जानी कैसे हैं?
अच्छा है, अभी तक नूरी का लहजा उखड़ा उखड़ा खफा खफा सा था। मुझे बहुत याद करते होंगे, अर्शी अफसरदा हुई। शुक्र करते हैं कि तुम घर में नहीं हो, वरना हर वक्त चैन चैन करके सबका सर खा जाती हो। जानती हो पिछले कई रोज से गांव में किसी को सर दर्द की शिकायत नहीं हुई। नूरी की बच्ची अर्शिया ने दांत पीसे तो दूसरी जानिब उसका कहका बेसाख्ता था। अच्छा, लाला जानी का बहुत ख्याल रखना। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, वो मेरे भी लाला जानी है। नूरी फिर से खफा हुई। नूरी उनके पड़ोस में रहती थी। 3 भाइयों के होते उसे अपने घर में तो कोई काम होता नहीं था, सो हर वक्त उनके घर में पाई जाती थी। अच्छा फटाफट बताओ, वापस कब आ रही हो? नूरी ने पूछा। जब दिल चाहेगा। नूरी को चुराने को उसने रिसीवर रख दिया। महरो यकीनन अकेडमी जा चुकी थी। उसकी मेडिकल की पढ़ाई इतनी टफ थी कि वो मुश्किल ही अर्शिया को वक्त दे पाती। कुछ देर टीवी देखने के बाद अचानक उसे ख्याल आया कि दादा जान ने उसे हलवे की फरमाइश की थी। वो हलवा बनाने के लिए उठकर किचन में चली गई। 2-3 कैबिनेट का जायजा लेने के बाद उसे अपना मतलूबा सामान मिल गया। क्या हो रहा है? वाइन दरवाजे के वस्त में खड़ा इस्तफसार कर रहा था। हलवा बना रही हूँ दादा जान के लिए। सूजी भूनते आयशा ने बगैर पलटे जवाब दिया। खुशबू तो अच्छी आ रही है। उसने आगे बढ़कर कढ़ाई में झांका। वाह, बादाम, किशमिश, पिस्ता। मानी ने प्लेट की जानिब हाथ बढ़ाया ही था कि आयशा ने उसे टोकने के लिए बेसाख्ता उसके हाथ पर गफकीर दे मारा और वो दर्द से बिलबिला उठा। पूरे लॉन्च में उसकी प्लेट जारी थी। आई एम सॉरी मानी, वो मैंने नूरी के धोखे में। वो वजाहतें करती उसके पीछे पीछे थे। हाय, इतना गर्म गफकीर मेरा हाथ जला दिया। मानी मुसलसल दाइयाँ दे रहा था। अच्छा ये लगा लो, फिर जलन नहीं होगी। वो भाग कर पेस्ट उठा लाए, मगर वो उसकी सुनी कह रहा था। वो तो उस वक्त तो उसका नाटक अरूज पर था। बैठो यहाँ, इतना भी नहीं चला जितना शोर मचा रहे हो। आयशा ने उसे ज़बरदस्ती सोफे पर बिठाया और खुद उसके जख्म पर पेस्ट लगाने लगी। जख्म वाकई कह रहा था। उसे देखकर दुख हुआ। बहुत जलन हो रही है? आयशा ने हमदर्दी से पूछा तो मानी ने किसी मासूम बच्चे की तरह खामोशी से इस बात में सर हिलाया। आई एम सॉरी मानी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो पस्त लहजे में शर्मिंदगी से माजरत कर रही थी। और मानी को आज तक कभी किसी की आंखों में काजल इतना अच्छा नहीं लगा। सुनहरी आंखों की लड़स्ती लंबी पल के उसका दिल धड़का गई। वेरी गुड। मानी ने ताली बजाकर उसकी शानदार ड्राइविंग को दाद दी। 15 दिन में उसने सब कुछ सीख लिया था। हो जाए एक लॉन्ग ड्राइव। उसके पुरजोश अंदाज पर शाने उचकाता फ्रंट सीट पर बैठ चुका था। वो बेहद मोहतात अंदाज में ड्राइविंग कर रही थी, मगर उसकी गाड़ी का रुख मराला रोड की बजाय किसी और सिम था। हम लाहौर जा रहे हैं? मानी के पूछने पर वो कमाल इत्मीनान से बोली। क्या? वो बेसाख्ता उछलकर अपनी सीट पर उछल कर रह गया। मोहतरमा, लाहौर यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव पर है। मानी ने उसे रोकना चाहा। 2 घंटे जाने और 2 घंटे आने में 6 घंटे। वहाँ तो इसका मतलब हम 10 घंटों में वापस आ जाएंगे। गुड। अर्शिया के इत्मीनान में रहती बराबर फ़र्क नहीं आया। मेरे दादा जान खफा होंगे, तुम्हारे नाना जान। डोंट वरी, नाना जान से मैंने परमिशन ली है। और रहे दादा जान, तो वो तो अगर खफा भी हुए तो तुम पर होंगे। मैं तो मेहमान हूँ। आयशिया ने उसकी बातों चक्कर मज़े से कहा। कम ऑन, अब इतनी शक्ल की शावियत तो दुरुस्त करो। तुम्हें किडनैप करके नहीं ले जा रही। 10 घंटे बाद वापस माँ बदौलत आपको नहायत इज्जत एहतराम के साथ आपकी रिहाइशगाह तक पहुँचा देगी। आयशा की खिलखिलाहट पर महज उसे घूर कर रह गया। आप खामोश होकर क्यों बैठे हो? कोई बात करो ताकि कुछ तो रास्ता कटे। उसकी मुस्तकिल खामोशी अब उसे खटकने लगी। जब लाहौर आए तो मुझे जगा देना। वानी ने सीट की पुष्ट से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। आयशा की तो जान ही चिल कर रह गई। देखती हूँ कैसे सोते हो। उसने कड़ कर सोचा और नॉन स्टॉप शुरू हो गई। जानते हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम लाहौर जा रही हूँ। मुझे बहुत शौक था लाहौर देखने का, मगर मैं पहले कभी नहीं आ सकी। एक बार हमारे स्कूल की ट्रिप आई थी, मगर लाला जाने ने मुझे परमिशन नहीं दी। नूरी ने इस ट्रिप के साथ ही लाहौर देखा हुआ है। वापस आकर इतनी तारीफ़ें की, बस मैंने सोच लिया अगर नाना जान के घर आई तो लाहौर ज़रूर देखूंगी। अब ये तुम जानते हो कि नाना जान और मामू जान ऑफिस में बिजी होते हैं, मेरा अपनी स्टडी में मसरूफ़ रहती है। राहिल आउट ऑफ कंट्री होता है, और अगर यहाँ होता भी तो मैं कभी उसके साथ ना जाती। कोई अंडरस्टैंडिंग भी तो हो। उसने तो कभी मुझे फ़ोन पर बात करना गवारा नहीं किया। किन हवाओं में रहता है। खैर छोड़ो। तो मैं कह रही थी, बाकी मोमानी जान तो इनके पर घरेलू जिम्मेदारियाँ होती हैं, और दादा जान को ट्रैवलिंग से चिढ़ है। ऐसे में बस एक तुम ही फारिग थे, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी थोड़ी सैर करा दूँ। घर में तो बेचारे बोर हो जाते होगे ना। तुम्हारा कोई दोस्त है ना, कोई लोफर लड़कों जैसे तुम्हारी कोई मशागल है। वैसे आज तो मुझे सारे लोग लाहौर घुमाओगे तो बिलीव में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। आजमाइश शर्त है। और फिर सारा हुई ना तो सारी फिल्में भूल जाओगी। वो खूब लफ्ज़ों को चबा चबा कर गुस्से से बोला। तुम इतने रूड क्यों हो रहे हो? उसने हैरत से दरियाफ्त किया। तो क्या गाना गाऊं? वो जल कर बोला। और अगर साथ डांस भी हो तो मज़ा आ जाएगा। वो हन्नूस गैर संजीदा थी। देखो मेरा दिमाग ना खाओ, मुझे कुछ सोचने दो। एक जगह बैठकर भी सोच सकते हो। उसकी पेट से आजिज़ आकर बोली।
बल्कि तुम पहले ये चॉकलेट खा लो। हाथ में पकड़ी आधी चॉकलेट उसने मानी की जानी बढ़ाई तो मानी ने डॉक्टर से यूँ देखा जिससे उसका दिमाग चल गया हो। फिर 90 तरह कदम उठाता उसके करीब आ रुका। तुम जानती हो हम किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। अगर ये गाड़ी ना चली तो रात हमें इसी सड़क पर गुजारनी पड़ेगी। मानी को अपनी फिक्र नहीं थी। अगर जो उसके साथ अर्शिया ना होती तो हरगिज़ इस कदर डिस्टर्ब ना होता। मगर आजकल के हालात जैसे चल रहे थे कुछ भी हो सकता था। उस पर से जंगल, वीराना और रात का वक्त। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? अभी कोई गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो लिफ्ट ले लेंगे। उसके कहते ही दूर से आती एक करोला की हेडलाइट दिखाई दी। अर्शिया की आंखें चमकने लगी। बोर्ड से उतरकर उसके करीब आ खड़ी हुई। देखा? आंखों ही आंखों में उसने मानी को बावर कराया। लिफ्ट के लिए दोनों ने सिग्नल दिया मगर गाड़ी रुके बगैर अपनी साबका रफ्तार को बरकरार रखे आगे चली गई। मिल गई लिफ्ट? मानी का अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था। तुम जो साथ ना होते तो मिल ही जाती। फिर वो देर तक इस नामालूम अफराद को गैबाना सलामतें नवाजती रही। मानी ने एक बार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। मुसलसल चलने की वजह से इंजन शायद तपने लगा था। जब ज़रा रेस्ट मिला तो अपनी सांसें हमवार करती फिर से चल पड़ी। थैंक गॉड! उसने पूरे दिल से शुक्र अदा किया। लो आ गया तुम्हारा घर। मानी ने बाहर निकलकर उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला। तुम भी आओ, मुझे अंदर तक छोड़ना है। आयशा उसके करीब आकर रुक गई। क्यों? मानी उसके सहमे अंदाज पर कुछ ठिठका। मैंने नाना जान को कुछ नहीं बताया था कि मैं तुम्हारे साथ लाहौर जा रही हूँ। आयशा की मासूमियत भरे इंकशाफ पर मानी का दिमाग भग से उड़ गया और उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ आयशा को मज़ा दे गई। मगर फिर उसकी हरासा होती शक्ल देखकर वो अपनी हंसी जब्त नहीं कर सकी। बहुत बदतमीज़ हो तुम। मानी ने कब का रुका अपना सांस बहाल किया और उसे गुड बाय, थैंक यू वेरी मच कहती ही वो गेट की जानिब बढ़ गई। मानी ने दूर तक उसे जाते देखा और पागल कहकर जहरीला मुस्कुरा दिया। ये लीजिए सबकी चाय। मोमानी जान और मैरू राहिल को घेरे बैठे थे जो कल शाम ही वापस आया था। आयशा ने चाय के कप देकर लाजमात के हमरा तीनों के एन दरमियान में रखे और फिर चाय सबको सर्व की। राहिल बहुत गौर से उसे देख रहा था। स्काई ब्लू आंचल में उसकी सुनहरी रंगत सोने के मायने दमक रही थी। राहिल ने सोचा अगर ये लंबे बाल शोल्डर कट में तब्दील हो जाए और ये इसका गज पर दुपट्टा उतार कर स्लीवलेस और जीन्स पहने तो इतनी बुरी भी नहीं। दादाजान एक और गेम प्लीज़। वो दादाजान के साथ लॉन में टेनिस खेल रही थी और दादाजान अब थक कर बैठ चुके थे लेकिन वो बज़िद इसरार थी कि एक और गेम खेली जाए। नहीं बेटा, बोर नहीं। दादाजान फूली सांसों के दरमियान बमुश्किल बोलते आधी बात इशारे से समझा पाए। मानी बज़ाहिर अखबार में गुम था मगर सारा ध्यान दोनों के तकरार की जानिब था। आखिर जीत अर्शिया की हुई। वो कुछ देर खड़े अपनी सांस बेतरतीब सांसें हमवार करते रहे फिर उसके साथ खेलने पर आमादा हुए। इसी वक्त महरू तकरीबन भागती हुई आई। अर्शिया, तुम्हारे लाला जानी आए हैं। उसने दूर से ही आवाज़ दी। लाला जानी और यहाँ? अर्शिया कुछ गवार हैरत से दो चार उसके पीछे लपकी। इसका मतलब है अब यह वापस चली जाएगी। सोच के आते ही मानी का दिल एक लम्हे के लिए डूब कर उभरा। बहुत रौनक थी इस बच्ची की वजह से हमारे घर में। अब ये वापस चली जाएगी तो मेरा दिल नहीं लगेगा। दादाजान अफसरदा हुए। और मेरा भी। मानी के दिल ने चुपके से इसके कानों में सरगोशी की। लाला जानी आप यूँ अचानक? लॉन्च पर कदम रखते ही वो लाला जानी की बाहों में झूल गई। कैसी है मेरी गुड़िया? बिल्कुल ठीक, मगर मुझे कुछ आप फिट नहीं लग रहे। अपने ख्याल नहीं रखते ना? उसने उनका शाना छोड़कर शौकी नज़रों से उन्हें देखा तो मुस्कुरा दिए। नाना जानी आप डिनर में क्या लेंगे? दोनों के दरमियान खड़ी महरू ने उनसे इस्तफसार किया। इस वक्त ज़हरा बेगम मेडिसिन लेने फारूक साहब के साथ क्लिनिक गई थी। कल रात से उन्हें टेम्परेचर हो रहा था और नाना जान भी कुछ देर पहले ही बाहर निकले थे। महरू को समझ नहीं आया कि क्या करे। नहीं बेटा, तुम कोई तकल्लुफ़ ना करो, हम वापसी के लिए निकलने ही वाले हैं। वो महरू का गाल थपथपाकर अर्शिया की जानिब मुड़े। बेटा तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। 2 दिन बाद नूरी का निकाह है। उसने आज से शोर मचा रखा है कि अर्शिया नहीं आएगी तो निकाह कबूल नहीं करेगी। नूरी का निकाह यूँ अचानक? उसकी आंखों में इस्तजाब उतर आया। हाँ, वो आसिफ सऊदीया जा रहा है तो अभी बस निकाह कर रहे हैं। 2 साल बाद रुखसती होगी। तुम ज़रा जल्दी करो ना, वापस भी आज रात जाना है। आपकी वार फ़ौरन उठ खड़ी हुई। अरे ये क्या, हम आए और आप चल दिए? राहिल दरवाजे में खड़ा दरियाफ्त कर रहा था। यकीनन उसे महरू से इत्तला मिली थी और वो लाला जानी से मिलकर सीधा ऊपर ही आया था। तो कसूर तो आपका हुआ ना, आपने आने में देर की। आयशा बैग की जिप बंद करते बदजस्ता बोली। उसके नीचे आने तक नाना जान आ चुके थे। वो सबसे मिलकर बाहर निकल आई। गेट के करीब ही टैक्सी खड़ी थी। नाना जान और महरू उसकी जानिब पर बेहद अफसरदा दिखाई दी और उसके आते हुए नाना जान से उसने वादा किया था कि वो महरू और मोमानी जान को लेकर उनके घर ज़रूर आएंगे। जबकि ज़ुबैर लशारी, लगारी और शराज हसन ने महज सलाम का तबादला हुआ था। फिर दोनों ने दोबारा एक दूसरे से कलाम नहीं किया। ज़ुबैर लगारी को देखकर उन्हें आंसू बहाती ज़ारा याद आई जो रोज़ उनके सीने से लगकर एक ही सवाल करती थी।
शैसी, मैंने कोई इतना जुर्म तो नहीं किया जो अब्बा जान ने मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया। वो टैक्सी में सवार होने लगे जब अर्शिया ने दरवाजे में हायल होकर उनको बैठने से रोका। सवारी नज़रों से उन्हें देखने लगे। लाला जानी पहले दादा जान से तो मिले, वरना वो खफा होंगे कि जो मैं हर वक्त उनके घर में घुसी रहती हूँ। जाते वक्त खुदा हाफिज़ भी नहीं कहा। वो लाला जानी का बाजू थामे मुसलसल बोलती जाहिद पैलेस में दाखिल हुई। ये किसका घर है? शहराज हसन की आंखों में सताइश के रंग जख्मे। ये मेहरू के नाना जान का घर है और मेहरू के नाना जान को मैं दादा जान कहती हूँ। अच्छा। तवील रोज का बोर करने के बाद सामने बड़े लॉन्च में दादा जान अखबार पढ़ रहे थे। उन्हें आता देख बेजागता अपनी जगह से खड़े हुए। दादा जान, ये मेरे लाला जानी है। शहराज हसन के लिए तो कायनात एक नुक्ते में सिमट आई। वो जहाँ खड़े थे वहीं मुजस्सिम हो गए। दादा जान के नूरानी चेहरे पर दरारें सी पड़ गई। कुछ कहने की कोशिश में उनके लब मुसलसल कांपने लगे। जबकि किचन से बरामद होता मानी भी वहीं रुक गया और दहलीज पर रुककर उनका जायजा लेने लगा। अंगूरी रख के क्लफ लगे शलवार सूट में बेहद वजीहा लग रहे थे। स्याह सिल्की बाल उसकी फराख पेशानी पर लहरा रहे थे। रंगत में गुलाबों का अक्स जगमगल था। घनी स्याह मूछों तले अनाबी लब एक सख्ती से एक दूसरे में पेवस्ते, सब्ज आंखों में खुले हिस्नों मलाल के रंग उन्हें मजीद पुरसोस बना रहे थे। उसने आज तक मर्दाना वजाहत से इस कदर भरपूर शख्सियत नहीं देखी। वो सोच रहा था कि ज़ारा आंटी ने इनके लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया था तो इसमें कोई ख़ास बात ताजुब की बात नहीं थी। उनकी मकनातीसी पुरकशी शख्सियत मुकाबिल को मस्मराइज़ करने की हद तक सहर अंगेज़ थी। दादा जान और लाला जानी के तासुरात अर्शिया के लिए खासे नाकाबिले फ़हम थे। उसने कुछ उलझ कर इस्तफ़हामी नज़रों से मानी को देखा था। उसने लाइमीर से शाने उचकाए। अब अब्बा जान। लफ्ज़ टूट टूट कर शहराज हसन के लबों से अदा हुए और अगले ही लम्हे उन्होंने आगे बढ़कर अब्बा जान के कमज़ोर नाता वजूद को अपने बाजुओं में भेज दिया। और अब शुश्तर होने की बारी अर्शिया और मानी की थी। अब्बा जान। लाउंज में चारों तरफ एक ही आवाज़ गूंज रही थी। मैंने गुस्से में आकर चले जाने को कहा और तुम चले गए। कभी मुड़कर खबर न ली कि तुम्हारा बूढ़ा बाप जिंदा भी है या मर गया। दादा जान की झुर्रियों बड़े चेहरे पर आंसू लकीरें बनाते गुजर रहे थे। वो उनका बेटा था और बेटों का हर कसूर काबिले माफ़ी होता है। शहराज हसन ने उनके दोनों हाथों पर सर टिकाया। मैं कुछ दिनों बाद आपको मनाने आया था मगर आप गाँव छोड़कर चले गए। मैंने बहुत ढूंढा मगर आप नहीं मिले। उनके लहजे में सदियों की थकन दे रही। ये अलग बात है कि कुछ दिनों में 7 सालों की मुसाफत थी। मानी जाकर ज़ोहरा बेगम और नाना जान को बुला लाया। अगले ही पल लॉन्च में खूब रौनक और मेले का समा था। लाला जानी, कभी मेरी याद नहीं आई? ज़ोहरा बेगम उनके साथ बैठी बच्चों की तरह शिकवे शिकायत कर रही थी। बहुत आई, इसीलिए तो ईशू से कभी खुद को बाबा जान ना कहलवाया। जब जब लाला जानी कहकर बुलाती थी मुझे तुम्हें याद आ रही थी। शहराज हसन ने मोहब्बत से बहन को अपने साथ लगा लिया। ज़ुबैर लगारी खामोश बैठे अपनी जल्दबाजी पर पछता रहे थे। क्या जो वो ज़ारा की बात पर गौर कर लेते। उसने बिलाशुबा अपने लिए बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया था। प्लीज़ लाला जानी, अब ये इमोशनल सीन बस कर दें। आयशा ने चाय के कप सेंट्रल टेबल पर रखते वक्त आकर कहा तो सब हंस दिए। राहिल और मेहरू भी वहीं थे। अलबत्ता मानी कहीं नजर नहीं आया तो अपना और उसका कप उठाकर बाहर निकल आई। वो पलाई मंजिल की जानिब सीढ़ियों पर बैठा था जो लॉन के दाईं साइड पर वाक़या थी। सीढ़ियों की रेलिंग के साथ बोगनवेलिया की घनी बेल थी। सबक हवा के झोंके आते शाखों से जब अटकलियाँ करते गुजरते तो शाखों के किनारे अटके फूल उड़कर हमावक सीढ़ियों पर बरसा करते। चाय अर्शिया उसकी जानिब बढ़ाकर खुद भी वहीं बैठ गई। थैंक यू, मानी ने कप थाम कर लबों से लगाया। मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि तुम मेरे फर्स्ट कज़न हो। वो भी तक ज़ेरे शौक थी। वो कुछ फितरी तौर पर लावारिस थी और जिस कदर लाला जानी ने उसे प्यार दिया उसे तो कभी अपनी माँ भी याद नहीं आई। कुजा के दुधियाली रिश्ते। और फिर वो खुद से भी यही समझती थी कि उसके लाला जानी इकलौते हैं और दादा हयात नहीं। अभी अचानक इतने सारे रिश्तों का मिल जाना किसी वंडर सरप्राइज से कम ना था। और मुझे भी कोई फिल्मी सिचुएशन लग रही है। आई कांट बिलीव यार। मैंने उसकी जानिब देखकर मुस्कुरा दिया। वैसे आपके घर को देखकर अक्सर मेरे दिल में ख्वाहिश बढ़ती थी काश ये घर मेरा होता। और मैं सुबह सुबह सारे घर को फूलों से सजाती थी। और अब तो ए लड़की खबरदार, जो मेरे फूलों को अपनी खराब नीयत से देखा तो। माने इसकी बात गालकर तेजी से बोला तो बेसाख्ता हंस पड़ी। चलो जल्दी से दोनों अपना मुंह मीठा करो। चीनी की प्लेट में 2 रसगुल्ले लिए मेहरून के सामने खड़ी हुई। मगर किस खुशी में? दोनों के लबों से एक साथ निकला। राहिल भाई की मंगनी की खुशी में। साथ ही उसने अर्शिया का बाजू खींच लिया। जल्दी आओ, सब तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। वो ना चाहते हुए भी उसके साथ खींचती चली गई। मेहरून ने ले जाकर उसे ज़ोहरा बेगम के पहलू में बिठाया। ज़ोहरा बेगम ने अपनी उंगली से डायमंडिंग उतारकर उसकी बाएं हाथ की तीसरी उंगली में सजाई। आज से ही हमारी बेटी है। मोहब्बत बड़ा लम्स उसकी पेशानी पर ठहरा। उसने नासमझी के आलम में खाली खाली नजरों से सबको देखा।
निगाह बेसाख्ता राहिल की सिमत उठी। वो खासी पुरशौक नजरों से उसे ही देख रहा था। उसके मन में ना कोई लतीफ़ एहसास जागा, ना किसी जज्बे ने करवट ली, बल्कि इसके बरक्स एक अजीब सा सन्नाटा और खालीपन उसके रूम में उतरने लगा। वो अपनी कैफियत को कोई नाम ना दे पाई और वहां से उठ गई। उसे वापस आए 1 हफ्ता गुजर चुका था, मगर न जाने कैसे उदासी उसके दामन से लिपट गई थी। लाख दामन झाड़ा झटका मगर बेसूध। वो उदासी और इज़्तिराब हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा था। उसे सियालकोट याद नहीं आ रहा था। उसे दादा जान, नाना जान, मोमानी जब उसकी पुप्पो भी थी, या फिर महरू, राहिल और मामू में से किसी की याद नहीं सता रही थी। उसे सिर्फ मानी याद आ रहा था, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी झुंझलाहट, उसके साथ बिताए एक एक पल और हर लम्हा बहुत याद आ रहा था। और यही याद उसे तशवीश में मुब्तला कर रही थी। तो क्यों मुझे याद आता है? वो खुद से पूछ कर हार गई, मगर कोई जवाब, कोई आवाज़ नहीं। दिल था कि उसकी बेबसी पर हंसता रहता और आंखें उसे देखने पर बसी। जब कभी नज़र अपने हाथ की तीसरी उंगली पर पड़ती तो एक रंगीन दायरे की सूरत वहाँ कुछ जलने लगता, जिसकी तपिश उसके पूरे वजूद में इस शराब की लहरें दौड़ा देती। तो क्या मुझे उससे मोहब्बत हो गई है? थक हार कर उसने दिल से सवाल पूछा, जिसे पिछले 7 दिनों से नजरें चुरा रही थी। दिल की लय ही बदल गई थी। वो बेसाख्ता उठ बैठी। उफ, मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? उसने बेसाख्ता सर दोनों हाथों में थाम लिया। उसे इस तरह का मुसाफिर कभी नहीं बनना था, मगर मोहब्बत पर किसी का जोर चलता है। मगर ये अपना जोर हर किसी पर चलाने की ताकत रखती है। हर वजूद को उसके सामने सर तस्लीम हम करना पड़ता है, क्योंकि ये दिल को अपना हमनवा बनाती है। दिल के सामने वजूद की हैसियत ही क्या बाकी रह जाती है। वो वापस आई तो लगारी हाउस में उसकी शादी की तैयारी अरूज पर थी। वो मानी से बात करना चाहती थी। उसे खुद को 2 हिस्सों में बांटकर जिंदगी नहीं गुजारनी थी, मगर उसने खुद को न जाने किन नादीदा कामों में उलझा रखा था। 1 मिनट भी तो नहीं था उसके पास अर्शिया के लिए, वो जिसका कभी सारा वक्त उसका हुआ करता था। बरसात का मौसम था, जाती गर्मियों के दिन मौसम बदल रहा था, मगर उसके लिए तो जैसे वक्त रुक सा गया था। न दिन ढलते न रातें कटती। करवटें बदल बदल कर जिसम दुखने लगता तो उठकर बाहर लॉन में चली जाती। आसमान के सीने पर सर रखकर लेटा चांद भी जाग रहा था कि रुत चुके तो उसका मुकद्दर था। वो खाली खाली नजरों से कभी चांद को देखती, कभी अपने हाथों की लकीरों को। जुदाई अगर 2 पल की हो तो कोई झेल भी सकता है। जुदाई अगर 4 दिन की हो तो कोई सह भी सकता है, मगर जुदाई अगर उम्र भर की हो तो कोई कहाँ तक चारा करे। मेरे मौला, मेरी तरफ देख, मेरे इन लुटे हाथों को देख। अगर तो चाहे तो इन्हें भर भी सकता है। वो तन्हाई और अकेलेपन के साथ रात के आखिरी पहर खुले आसमान के नीचे बैठती अपने रब से हम कलाम थी। हल्की टेम्परेचर की वजह से उसे बाहर खनकी से महसूस हुई, मगर ढीठ बनी बैठी रही। तेज हवाओं की जिद में शाखों से टूटकर बिखरे सूखे जर्द पत्ते महवे रक्स थे। लेकिन आज उसे अपनी पसंद की धुन भी अच्छी नहीं लग रही थी। चंद दिनों में उसका जी हर चीज से उचाट हो गया। अगली शाम वो आवारागर्दी करने के बाद लाउंज में बैठे दादा जान और लाला जानी को सलाम करने के बाद मुकम्मल नज़रअंदाज करता ऊपर चला आया तो एक झटके से उसके पीछे आई। मानी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? भाई, मेरी क्या मजाल जो मैं तुम्हारी बात ना सुनूं? कहो, क्या कहना है? अलमारी में सर घुसाए वो न जाने क्या तलाश कर रहा था, या फिर ये भी एक लातालगी का बहाना था। तुम यहाँ मेरे साथ आकर बैठो। वो झुठला गई तो मानी अलमारी के दोनों पट बंद करता उसके सामने बैठ गया और नजरें उसके सभी चेहरे पर गाड़ दी। वो उंगलियां मरोड़ते कुछ कहने न कहने की कश्मकश में थी, और उसके इस अंदाज पर वो मजीद नर्वस हुई। ऐसा करो, तुम सोच लो, इतनी देर में फ्रेश हो जाता हूँ। नहीं, तुम बैठो। उसे उठते देख वो अजलत में बोली तो वो दोबारा बैठ गया। इतनी सोच विचार? भाई, तुम अर्शिया ही हो ना? मानी शरारत से मुस्कुराया, जिस पर अर्शिया ने उसे फुफकी से घूरा। यकीन आ गया है अब? वो बेसाख्ता हंस पड़ा। मानी, आई लव यू। और मानी अपनी जगह से उछल गया तो वो एक सांस में बोली, ये क्या बेहोद गया? अगली पल मानी की फराख पेशानी से लोटों से हट गई। मैंने जस्ट अपनी फीलिंग का इजहार किया है। अर्शिया इत्मीनान से बोली। तुम्हारी शादी हो रही है, राहिल से कार्ड पड़ चुके हैं। वो लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोला। ये शादी रुक भी सकती है अगर तुम मेरा साथ दो तो। वो उठकर उसके करीब। वो वहीं खड़ी दबदबाई नजरों से उसे देखती रही। मानी सबकी इंतहाओं को छूता उसके करीब से गुजरता चला गया। मानी तो मन ही मन में खुदा को शुक्रगुजार था कि उसके जज्बात एक तरफा हैं। कम से कम अर्शिया की ज़िंदगी में कोई खलिश, कोई रंज और कोई मलाल तो नहीं होगा। मगर जो उसने सोचा भी नहीं था वो हो गया। वो तमाम रात बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। इतने बरसों बातों खुशियों ने घर का रास्ता देखा था। उसके पापा भी अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए पाकिस्तान आ रहे थे। वो एक बार फिर रिश्तों को आजमाइश की भट्टी में झोंकना नहीं चाहता था। 21 वर्ष लगे थे इन रिश्तों को दोबारा जुड़ने में। अब जो टूटते तो फिर शायद कभी जुड़ ना पाते। ज़ोहरा पप्पो को एक बार फिर से वो
उनके भाइयों से महरूम नहीं करना चाहता था। उन्होंने माँ बनकर उसे पाला, तो अपनी साथी ख्वाहिशों पर उनकी खुशियाँ नहीं छीन सकता था। मेरी रूह यूँ बेचैन ना होती अगर कोई मौसम भी होता, अगर बहारें आ भी सकती थी मेरे जीवन के सहरा पे, घटाएं छा भी सकती थी। जी जितने ज़ख्म दिल पर हैं ये सारे सिल भी सकते हैं, अगर तुम साथ देते तो मुकद्दर मिल भी सकते थे। वो दुल्हन बनी पत्थर की बुत की तरह साकित और सामत बैठी थी। महज सांसों का ज़ेरो-बम था जो उसे एहसास दिला रहा था कि वो जिंदा है। वो जिंदा भी थी, मगर ज़िंदगी उसके अंदर मर चुकी थी। टूटे ख्वाबों के कांच थे जिनके नुकीले कोने दिल में चुभ रहे थे। वो रह रहकर दिल से उठती दर्द की लहरें उसके पूरे वजूद को शल कर रही थी। इशू, वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं। जो मोहब्बतें आज तुम्हारे वजूद में सांस ले रही है, ज़रूरी तो नहीं वो उम्र भर जादुआ रहे। मुझे यकीन है वो राहेल की चाहतों के सामने अपना दम तोड़ देगी। नूरी ने उसके दोनों हाथ थामते रसानी से कहा, जिस पर उसे देख कर रह गई। कुछ नहीं अब कहने को, कुछ नहीं बचा। अब वो किसी और की हो चुकी थी, अब उसका बनकर रहना था। अलबत्ता यादों पर पहरे नहीं थे, वो दिल के कवाड़ बंद कर चुकी थी। महरू भी अभी उसे गुलाबों के महकते इस बेडरूम में छोड़ कर गई थी। आईने में चिलमिलाते अपने अक्स को उसने देखा तो निगाह अपने वजूद पर साकित हो गई। मैरून लहंगे में उसका तो आतिशी रूप कयामत ढा रहा था। उसने नोच नोच कर अपने सारे गहने उतार दिए। अपने बालों के साथ भी वो यही हश्र करने वाली थी जब राहिल ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। आराम से भाई, इतनी भी क्या जल्दी है। उसके हाथ को अपने लबों से लगाकर उसके बालों में महकते गजरे उतारने लगा। अच्छा क्या तुमने ये खुद ही उतार दिया? मुझे कहनों से लदी पती लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब राहिल उसकी नाजुक कलाइयों से चूड़ियां उतार रहा था। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जानती हो मेरे दोस्त मेरी किस्मत पर रश कर रहे थे। राहिल गंभीर लहजे में कहता उसके बेहद करीब आ चुका था। वो उसकी सांसों का इर्ताश अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। चाहने के बावजूद वो कोई मज़ाहमत नहीं कर पाई। उसने खुद को खुदा की रज़ा पर छोड़ दिया था। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। लाउंज में सब बैठे शाम की चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे जब मानी ने अंदर वारिद होते सबको मुश्तरका सलाम किया। वो गैर महसूस अंदाज में उठकर अपने बेडरूम में चली गई। उस रोज़ के बाद दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद थी। अर्शिया बाहिर आओ ना, देखो मानी कितने मज़े की बातें सुना रहा है। और तुम्हें उसे मुबारकबाद भी नहीं दी। उसका रिजल्ट आया है हमेशा की तरह बहुत शानदार, और इस खुशी में हम सबको पार्टी दे रहे हैं। महरूब आवाज़ बुलंद बोलती उसके बेडरूम में दाखिल हुई, जबकि खामोश बैठी अर्शिया की पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आया। चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, सब आउटिंग पर जाएंगे। महरू ने उसका बाजू खींचा। मुझे कहीं नहीं जाना, अर्शिया अपना बाजू चुराती सपाट लहजे में बोली। महरू ने पहली बार उसके उखड़े तेवर देखे तो ठिठक गई। क्या हुआ? उसके लहजे में तशवीश का रंग गालिब था। कुछ नहीं, बस मेरा बूट नहीं। अर्शिया के रूखे लहजे पर महरू मायूस होकर उठकर बाहर चली गई। रात को राहिल उसे घुमाने ले गया था। डिनर के बाद वापसी पर उसने गाड़ी एक ब्यूटी पार्लर के सामने रोक दी। अर्शिया ने उलझन भरी नज़रों से उसे देखा, क्योंकि उसके ख्याल में सिर्फ अभी पार्लर का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं थी। अपने बालों की कटिंग करवा लो, मुझे तुम्हारे लंबे बाल पसंद नहीं। नॉर्मल अंदाज में उसने ऑर्डर पास किया और सिगरेट भी सुलगा लिया, जबकि उसे सिगरेट से एलर्जी थी। अगले ही पल उसका दम घुटने लगा तो वो डोर ओपन करते बाहर निकल आई। इतने खूबसूरत रेशमी बाल हैं, आप फिर क्यों कटवा रही है इन्हें? ब्यूटिशियन ने उसके लंबे बालों को कंघी करते हसरत भरे अंदाज में कहा। बस जिसको जो नेमत मिल जाए फिर वो उसकी कदर नहीं करता। दूसरी चेयर पर फेशियल करवाती लड़की ने कुछ अजीब अंदाज में कहा, जो उसे बुरा भी लगा, मगर खामोश रही। एक काम है, इतने शैम्पू इम्पोर्टेड ऑयल घरेलू टोटका इस्तेमाल करती हैं, मगर मजाल है जो ज़रा भी बढ़ जाए। नवाजर खातून भी उसके करीब आ खड़ी हुई। फिर जब तक उसके बालों की कटिंग होती रही, ऐसे ही जले कुटे तबसरे उसकी समातों से टकराते रहे। फर्श पर टूटकर बिखरे अपने रेशमी बालों को देखकर उसे याद आया था कैसे वो और नूरी रोज़ अपना एक एक बाल उतार कर उसे पैमाइशी फीते से मापा करती थी। लाला जानी देखकर हंसते और कहते, इस तरह लंबे तो नहीं होंगे, अलबत्ता ये एक पक्की बात है, जो रोज़ उतारती हो तो एक दिन गंजी ज़रूर हो जाओगी। अर्शिया के दिल में ढेरों मलाल उतर आया, मगर शोहर की खुशनुदी में भी वो खुश थी। अर्शिया कहीं नहीं जाएगी। नाना जान ने कतियत भरे अंदाज में टोटोक बात करने के बाद गोया बहस ही समेट दी। वो उठकर अपने बेडरूम में चले गए। ये चीज़ ज़बरदस्ती है, अब क्या मैं अपनी बीवी को साथ ना लेकर जाऊँ? राहिल वहाँ बैठा देर तक बुड़बुड़ाता रहा। उसका ट्रांसफ़र लंदन वाली ब्रांच में हो गया था और वो चाहता था अर्शिया उसके साथ जाए, मगर नाना जान ने सुनते ही इनकार कर दिया। तो बेटा तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी अपना घर वतन छोड़कर दियारा गैर में बसने की? अपनी फैक्ट्री है, वो संभालो। फारूक साहब तो वैसे भी उसकी जॉब के खिलाफ थे।
वो खुफी से उठकर अंदर चला गया। आयशा उसकी सूट की हैंग कर रही थी। कितनी बार तुमसे कहा चूड़ियाँ ना पहना को, हर वक्त छन छन। वो आते ही उस पर उलट पड़ा, साथ ही उसके कलाई थाम कर जोर से मरोड़ी। सारी चूड़ियाँ टूटकर फर्श पे बिखर गई, कुछ उसकी कलाई में चुभ गई। अब वहाँ से कतरा कतरा खून टसने लगा। उससे भी कोई शौक नहीं था, मगर पुप्पो ने उसकी सोनी कलाइयाँ देखकर उसके नाना करने के बावजूद ज़बरदस्ती पहना दी। आई एम सॉरी। उसे हमेशा चोट देकर दर्द का एहसास होता था। वो खामोशी से वार्डरोब की जानी पड़ गई। राहिल इससे पहले ही दराज से सनी प्लास निकाल के उसके वार्डरोब के एन वस्त में आ खड़ा हुआ, फिर टिश्यू जख्म से साफ करके बैंडेज की। या तुम इतनी खामोश गुमसुम क्यों रहती हो? शादी से पहले हर वक्त तो चलती रहती थी। मेहरू तो कहा करती थी इतना बोलती हो कि मुकाबले का नाक में दम कर देती हो। अब तो तुम्हारी लालच जानी भी तुमसे दूर नहीं, फिर क्या मसला है? राहिल ने उसके गले में बाजू डालकर उसका चेहरा उठाया तो अर्शिया की पलकें बेसाख्ता लर्ज कर आरज़ों पर झुक गई। नाना जान ने चाय का कहा था, मैं देकर आती हूँ। उसने दांतता बात बदल दी। अपने नाना जान को यह भी बताकर आना कि तुम मेरे साथ जा रही हो। राहिल याद आने पर नए सिरे से सुलग उठा। अर्शिया ने इस बात में सर लाया। खुद भी शहर से वो दूर जाना चाहती थी। यहाँ रहकर वो पुरानी यादों और बातों से नहीं निकल सकती थी। उसे सब कुछ भुलाकर नई जिंदगी का आगाज़ करना था। नाना जान पहले तो नहीं माना, फिर ये जानकर कि अर्शिया की भी ख्वाहिश है, बखुशी इजाज़त दे दी। अगले हफ्ते के अंदर अंदर वो सबसे मिलने के बाद लंदन चले गए। अलग सुबह नमाज पढ़ने के बाद उसने कर्टेन हटाकर ग्लास विंडो ओपन की तो नम ठंडी हवा के झोंके उसके वजूद से टकराए। सर्दी की शदीद लहर उसे ठिठरा कर अंदर ही अंदर कहीं मुंजमिद कर गई। लम्हा भर के लिए वहाँ खड़े रहना महाल हुआ तो उसने फ़ौरन खिड़की बंद करके पर्दे बराबर किए। लंदन की सुबह भी उसके एहसास जैसी गुब्बार आलूद और धुआं धुआं थी। किचन में ग्रोसरी का सब सामान मौजूद था। फ्रेंच आमलेट और ब्रेड सेंकने के बाद वो चाय भी बना चुकी थी। अब राहिल को जगाने का मसला था। घर में ये काम पुप्पो ही करती थी। 2 बार बेडरूम का चक्कर लगाने के बाद तीसरी मरतबा उसके सिरहाने खड़ी थी। राहिल बेड पर ओंधा लेटा खूब गहरी नींद सो रहा था। राहिल राहिल 2-3 बार पुकारने के बाद जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो कुछ देर उंगलियां चटखाती रही। फिर ख्याल आने पर उसने लैंडलाइन पर उसके सेल से मिस कॉल की। अगले 10 मिनट में वो फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ चुका था। ये क्या तरीका है जगाने का? उसने आते ही उसके बालों की लट खींची और फिर चेयर घसीट कर बैठ गया। तुम नाश्ते पर मेरे लिए इतना तकल्लुफ़ ना करना। मैं सुबह जस्ट एक कॉफ़ी का कप पीता हूँ। तमाम मुलाज़मत पर एक खिसकाते उसने खुद भी कुर्सी की पिच से टेक लगाई और बड़ी फुर्सत से उसे देखने लगा। मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। अगले ही पल अर्शिया उठकर किचन में चली गई। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे मैं किसी रोबोट के साथ रहता हूँ। उसके पीछे किचन में आया। रहने दो, कॉफ़ी में वो सब खा लूँगा जो तुमने बनाया है। उसका हाथ थाम कर वापस ले आया। गालबन वो उसे तंग कर रहा था। वैसे मुझे तुम्हारी ये फर्माबरदारियाँ अच्छी लगती हैं और फिर मुझे अपनी किसी फरमाइश पर इनकार करने की आदत भी नहीं, ये बात याद रखना। फ्रेंच आमलेट और ब्रेड के साथ मुकम्मल इंसाफ करते राहिल मज़े से बोला। शाम को तैयार रहना, तो मैं शॉपिंग करवाऊँगा। मेन डोर बंद करके वापस बेडरूम में चली आई। उसे लाला जानी, नूरी और अपना वो सुंदर सा कश्मीर बहुत याद आ रहा था। ज़िंदगी में आने वाली इतनी बड़ी तब्दीली को अभी तक एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उसे कुछ वक्त दरकार था इस सारे सेटअप में खुद को मिक्सअप करने के लिए। फिर देर तक वो बैठी मानी के मुतल्लिक सोचती रही। न चाहते हुए भी वो उसकी सोचों का महवर था। अगरचे वो खुद को इस समझौते के लिए बखुशी रजामंद कर चुकी थी, मगर दिल के मामले में खुद को बेबस महसूस करती थी। बड़ी सी अलमारी खोले वो उसी धेड़बन में खड़ी थी कि कौन सा सूट पहने, जब उसकी निगाह हैंगर में लटके एक ब्लैक सूट के साथ टकराई। साथ ही उसे कुछ याद आया। और कितनी लड़कियों को ऐसी शॉपिंग करवा चुके हो? उसने पूछा। किसी को भी नहीं। क्यों? क्योंकि और लड़कियों से मेरा छोटा मोटा फ्लर्ट रहा है, राहिल ने इत्मीनान से कहा। फिर मुझ पर ही अनायत किस खुशी में? क्योंकि तुमसे लंबा फ्लर्ट करने का इरादा है। जल्दी करो अर्शिया, हम लेट हो रहे हैं। राहिल ने खुले दरवाजे से अंदर झाँका तो वो सूट को अलमारी के निचले खाने में रखकर चेंज करने के बाद अपने मखसूस अंदाज में दुपट्टा ओढ़ती बाहर निकल आई। माय गॉड, तुम ऐसे चलोगी मेरे साथ? राहिल ने उसे देखते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? उसने लचकर दीवार की आईने में अपना जायजा लिया, मगर उसे ऐसे कोई खास काबिल एतराज़ बात नजर नहीं आई। ये लंदन है यार। तुम जब तक पाकिस्तान में थी मैंने कुछ नहीं कहा, मगर यहाँ ऐसे गेटअप नहीं चलेगा। ये बड़ी बी की तरह अपना दुपट्टा ओढ़ना छोड़ दो। राहिल ने तमस्कराना अंदाज में अर्शिया ने अपने दुपट्टे को और कुछ मजबूती से थाम लिया, जैसे खदशा हो कि कहीं वो उतार कर ना फेंक दे।
मुल्क बदल जाने से इस्लामी तहजीब उसकी कदर और रवायात नहीं बदला करती। मैं दुपट्टा नहीं उतारूंगी। आपको लेकर लेकर जाना है तो चले, वरना मैं घर ही ठीक हूँ। अगले पल उसका असली मूड औद आया। उसने खुद को कुर्बान किया था, अपनी हया और हुर्मत को पामाल नहीं किया था। राहिल ने एक लम्हे को रुककर उसका दौर टोक और कतई अंदाज मुलायजा किया, फिर सर चटक कर बाहर निकल गया। अब उसे साथ ले जाकर शॉपिंग सेंटर में कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। वॉशरूम से वजू करके बाहर निकली तो मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका था। राहिल बैठ ग्राउंड से टेक लगाए सेल पर कोई गेम खेलता, साथ साथ कुछ गुनगुना रहा था। तुमने अपनी शॉपिंग नहीं देखी? उसे सामने पाकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अर्शिया ने उसकी नज़रों के ताक़िब में बंद शॉपिंग बैग को देखा, जो कल शाम से इसी पोजीशन में पड़े थे जैसे वो रख कर गया था। नमाज पढ़ कर देख लूँगी। उसने दुपट्टा लपेट कर चाय नमाज बिछा ली। ये नमाज बाद में पढ़ते रहना, आओ पहले सब देखो जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो उठा और शॉपिंग बैग उठाकर बेड पर ढेर किए। अब उसकी मुंतज़िर निगाहें अर्शिया पर टिकी थी। नमाज का वक्त कम है, मैं शॉपिंग बाद में देख लूँगी। रसानी से कहते उसने नियत बांध ली। राहिल का मूड बुरी तरह ऑफ हुआ, वो फिर से अपने साहब का मुश्किल में गुम हो गया। हाँ, अब दिखाओ क्या दिखा रहे थे। नमाज अदा करने के बाद उसके सामने आ बैठे, मगर राहिल हनूस लतालकी का मुशायरा किए मोबाइल में घूमता। खफा हो? वो उसके घुटने पर ठोड़ टिकाते धीरे से बोले तो राहिल ने सेल से नजर हटाकर उसे देखा। वो कितनी मासूम और पकीज़ा सी लग रही थी। अब इतने प्यार से मनाओगी तो खफा कैसे रह पाऊंगा? वो मुस्कुराते शॉपिंग बैग खोलने लगा। अंदर से जीन्स, टॉप, मनी स्कर्ट, स्लीवलेस और कैपरी जैसे मलबूसात बरामद हुए। अर्शिया देखकर आंखें फैला गई। मैं ये सब नहीं पहनती। जानता हूँ, वो बेनियाजी से बोला, मगर अब तुम ये सब पहनोगी। राहिल ने उसके रुखसार को नरमी से छुआ। मुझे वेस्टर्न लड़कियाँ अच्छी लगती हैं और मैं तुम्हें इसी रूप में देखना चाहता हूँ। मगर अर्शिया ने कहने के लिए कुछ लबवाही किए थे, मगर राहिल ने उसके लब्बों पर अपनी फिंगर रखकर खामोश करवा दिया। कल वीकेंड है, मेरे कुछ दोस्त मधु हैं, अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। मेन्यू बता दें, मैं कल सुबह से तैयारी में लग जाऊंगी। उसके बाद बदलने पर अर्शिया ने सुख का सांस लिया। अगले ही पल वो सुकून लम्हाती साबित हुआ। मैं खाने के अरेंजमेंट की नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। इन ड्रेसेस में तुम्हें जो पसंद आए पहन लेना। मेरे दोस्त बहुत मॉडर्न है और मैं उनके सामने कोई नाटक बर्दाश्त नहीं करूँगा। वार्निंग के अंदाज में खड़ा हुआ। मैं इनमें से कोई लिबास नहीं पहनूंगी। उसने बेड से सारी चीज़ें उठाकर फेंक दी। वो तासुब भरी नज़रों से राहिल को देखा, जो कैसा शौर था, जो दोस्तों में उसकी नुमाइश लगा रहा था। उसे तहफ़्फ़ुज़ और मान देने के बजाय सबके सामने बेहिजाब करना चाहता था। वो सिर्फ उसके लिए सजना संवरना चाहती थी और उसकी सजावट को ज़माने भर में वो नीलाम करवाना चाहता था। तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा और जो चाहूँगा। राहिल संगीन लहजे में कहता, रास्ते में पड़ी हर चीज़ को ठोकर से उड़ाता तनफन करता बाहर निकल गया। उसे अपनी हमाकत पर पछतावा हो रहा था, जो उससे शादी की सूरत में वो कर चुका था। जल्दी तैयार होकर नीचे आओ, मेरे फ्रेंड्स आ चुके हैं। धीमा दरवाजे से ऑर्डर पास करता वापस चला गया। अर्शिया ने बेबसी से खुद को आईने में देखा। 3 रोज़ पहले वाला पहनावा मलचिया लिबास बेहद चिकन आलूद था। उस एरिया में वो नीचे नहीं जा सकती थी। वार्डरोब से उसके सारे मलबूसात भी गायब थे। वहाँ अब उनकी जगह जीन्स, स्लीवलेस मैक्सी, टॉप, कैपरी और मनी स्कर्ट ने ले रखी थी। अचानक उसके जहन में चमक का सवाल। वार्डरोब के सबसे निचले खाने को उसने खोला तो ब्लैक सूट को देखते उसकी आंखों में चमक उतर आई। वेलवेट का ब्लैक ट्राउज़र शर्ट, जिसके शर्ट पर सिल्वर नगीनों का इंतहाई देदा जेब काम था, साथ ही बड़ा सा चाइना सिल्क का ब्लैक और सिल्वर टाई दुपट्टा। वही सूट को ज़िंदगी में कभी नहीं पहनने वाली थी, मगर आज इसे पहन के जैसे उसे किसी तोहफ़्फ़ुज़, किसी मजबूत पनागा का एहसास हुआ। वो सीढ़ियाँ उतरकर लाउंज में चली गई। लाउंज का मंजर देख उसे झटका लगा। सामने सोफे पर बैठे उसके दोस्त, जो 3 लड़कों और 4 लड़कियों पर मुश्तमिल थे। उनमें से लड़के ड्रिंक और स्मोकिंग करने में मसरूफ़ थे। बज़ाहिर इंतहाई महज़ब नज़र आने वाला ये शख्स किस कदर इखलाकी पस्तियों में गिरा हुआ था, वो देखकर नाकाबिले यकीन हुई। अस्सलाम वालेकुम। वो उनके पास जाकर आहिस्तगी से बोली, जिस पर सब अपने अपने शुगल को तुर्क करते हुए सबने सर उठाकर खासी जांचती नज़रों से सर पैर उसे देखा। अलबत्ता सलाम का जवाब किसी ने देना गवारा नहीं किया। उसे अपनी जानिब उठी इन खमार निगाहों से वहशत होने लगी। अच्छा, तो ये है तुम्हारी वाइफ? सिंगल सोफे पर बैठी उस ब्रिटिश लड़की ने कुछ इस कदर तंज़ी अंदाज में कहा कि वो बेसाख्ता उसे देखने पर मजबूर हुई। गहरे गिरेबान के स्लीवलेस शर्ट के नीचे मनी स्कर्ट पहने खासे बेबाक अंदाज में सोफे पर बैठी सिगरेट की कश लेने में मगन थी। यार, तुम तो कहते थे किसी मिस वर्ल्ड टाइप लड़की से शादी करोगे, मगर ये तो मुझे कुछ बहनची टाइप लग रही है। राहिल के साथ बैठे लड़के ने बेतकल्फ़ी से उसके शाने पर हाथ मारते खासा तमस्खाना कहका लगाया। अर्शिया की नज़रें बेसाख्ता झुक गईं। वो इस लम्हे राहिल को देखने का रिस्क नहीं ले सकती थी।
वैसे है बहुत ब्यूटीफुल, ऐसी नेचुरल ब्यूटी तो पूरे यूरोप में नहीं होगी। दूसरे लड़के ने वालेहाना नज़रों से उसे देखते धीरे से उसका गाल छुआ तो जैसे करंट खाकर 2 कदम पीछे उठी और उसकी इस हरकत पर एक बार की सबका कहका मुश्तरका गूंजा। अरे भाभी प्लीज़ डोंट माइंड, आइए ना बैठिए। आपकी बार उसने अर्शिया का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया। आंखों में तराने वाली नमी को पलके चपक चपक कर उसने बमुश्किल बाहर आने से रोका। खाली पैमाने फिर से भरने लगे। एक गिलास उसकी जानिब भी बढ़ाया गया। अरे भाभी पिए ना। दूसरे लड़के ने उसके गिलास के साथ अपना गिलास टच करते हुए पुरजोर फरमाइश की। गिलास उसके हाथों में कांपने लगा। राहिल ने उस समय खाशी कश्मीरी नजरों से उसे घूरा तो उसने हाथ में पकड़ा जाम लर्जा, आंसू का गोला उसके हलक में अटका। शहराब नजिस है, इसके करीब मत जाओ, हराम है ये, कोई इसके अंदर चीख रहा था। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जो होगा मैं फेस कर लूँगी, मगर हराम को खुद में शामिल नहीं कर सकती। अर्शिया ग्लास टेबल पर रखकर उठ खड़ी हुई। उसकी हथेलियाँ दम हो चुकी थी। शदीद सर्दी में भी मसामों से पसीना छूट निकला। एक तक उसका दिल घबरा उठा। व्हाट हैपेंड? राहिल ने आबरू उठकाकर इस्तफसार किया। उसके सर में दर्द की एक शदीद लहर उठी। अगले ही पल होश हवा से बेगाना होकर सोफे पर गिर गई। नीम बेहोशी में उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अपने चेहरे पर मर्दाना हाथों का लम्स महसूस करते हुए बदवक्त तमाम उसने आंखें खोली। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। राहिल उसे देखकर मुस्कुराया, जिस पर अर्शिया ने ताज्जुब से उसे देखा। चलो उठो, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं नाश्ता बना चुका हूँ। राहिल उसका गाल थपथपाकर बेडरूम से बाहर निकल गया। वो उसकी इस कदर इल्तफात पर हैरान होती वॉशरूम में चली आई। कल रात जो हुआ उसके बाद राहिल से किसी किस्म की दोस्त रवैये की तवक्को कर रही थी, मगर वो तो बिल्कुल नॉर्मल सलूक कर रहा था। अपना ख्याल रखना, शाम को बात होगी। वो वापस जाने को तैयार खड़ा था। अर्शिया ने इस बात में सर हिलाया। उसका अंदाज अजीब अंदाज से पुरस्कार लगा। वो कुछ देर सोचती रही, फिर नाश्ता करने के बाद बेडरूम में चली आई। उसने अभी तक कल शाम वाला ब्लैक सूट पहन रखा था। अपने कपड़ों की तलाश में उसने पूरे अपार्टमेंट की तलाशी ले डाली। आखिर उसे बेड के नीचे एक सूटकेस में पैक मिल गए। बाहर आसमान से बर्फबारी हो रही थी, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। अपने लिए ब्लू कलर का प्रिंटेड सूट मुंतखब करके वो नहाने चली गई। इस दौरान इतलाई घंटी बजना शुरू हुई। आने वाला भी शायद काफ़ी फुर्सत से आया था, जो 10 बार कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर भी मुसलसल बजाया जा रहा था। गीले बालों को तौलिया में लपेटते हुए शानों पर दुपट्टा फैलाकर उसने दरवाज़ा खोला तो सामने राहिल का वही दोस्त खड़ा था, जिसने कल रात उसे ड्रिंक की ऑफर करते किस कदर बेतकल्लुफ़ी से उसका गाल छुआ था। अर्शिया को अपने दाएं रुखसार पर चूंटियां सी रेंगती महसूस हुई। वो मैं आपकी खैरियत दराफ्त करने आया था। कल शाम अचानक आप। मैं अब ठीक हूँ। अर्शिया ने उसकी बात काटकर कतई रुखाई से जवाब दिया। आप क्या दरवाजे पर ही खड़ा रखेंगी? उसके सभी चेहरे को नजरों में सुरमाते आदिल ने उसे शर्मिंदा करना चाहा, मगर वो पूरे एतमाद से मुस्कुरा कर बोली, आपका दोस्त घर नहीं है, बेहतर है आप उनकी मौजूदगी में तशरीफ़ लाएं। उसने कहते ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और अंदर चली आई। उसकी अजीब बेहुदा नजरें सोच वो देर तक उसका खून खोलता रहा। तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं कि मेहमानों से कैसा बिहेव किया जाता है? तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि मेरे घर आए दोस्त की इंसल्ट करो? आयशा किचन में खाना बनाई थी जब राहिल उसके सर पर आकर चिल्लाया। मैंने किसी की कोई इंसल्ट नहीं की, उसे सिर्फ ये समझाया कि वो तुम्हारी मौजूदगी में है। सर सपाट अंदाज में कहने के बाद बिना उसकी जानिब देखे काम में मसरूफ़ रही। किस कदर दकियानूस हो तुम? उसकी चिल्लाहट बड़े अल्फाज पर अर्शिया की अपनी जगह मुंजमद कर गए। वो बर्नर बंद करते वहीं चेयर घसीट कर बैठ गई। उसका सर आज फिर भारी हो रहा था। खाने की खुशबू भी उससे अच्छी नहीं लग रही थी, मगर अपनी हालत के पेश नज़र जो उस पर इंकशाफ हुआ, वह एहसास इतना खुशगवार था कि बेसाख्ता उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसे राहिल का सुबह वाला रवैया भी समझ आने लगा। आज कितने दिनों बाद वो दिल से खुश हुई थी। ज़िंदगी गुजारने का कोई मकसद, कोई मुसर्रफ उसे मिलने वाला। तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है। अल्लाह के दिया सब कुछ तो है हमारे पास, फिर तुम्हें इस तरह माल कमाने की ज़रूरत क्या है? अभी कुछ देर कबल उसने अपने ऑफिस के सीक्रेट मुखालिफ पार्टी के एक शख्स को देकर उसे भारी रकम वसूल की थी। उसकी ज़ात की बुराइयाँ एक जानिब, मगर इस बात का ताल्लुक डायरेक्ट उससे जुड़ने वाला था। वो हराम ज़राए से कमाया हुआ माल अपनी ज़ात पर खर्च नहीं कर सकती थी। उस जैसा बेईमान और बेज़मीर शख्स ही उसकी किस्मत में रह गया था। उसने कर कर सोचा, अब कोई खुद आकर मुझे रकम दे जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर? इतनी रकम देखकर तो किसी का भी दिल बेईमान हो सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारा भी। बेनियाजी से शान उचकाते उसने उल्टा उसके ईमान पर इल्ज़ाम धरा तो तड़प उठी। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी दौलत पर। ठीक है, तुम लानत भेजती रहो, हम अय्याशी करेंगे। डिस्को और लड़कियों के ख्याल से ही उसकी आंखों में चमक उतरी। देखो राहिल, प्लीज़ उस वक्त से डरो जब हराम ज़राए से कमाया हुआ माल तुम्हारी आजमाइश बन जाएगा। अल्लाह तुमसे पूछेगा माल कहाँ से आया है, कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया। अगर तुम्हारे बॉस को तुम्हारी इस बेईमानी का पता चला तो तुम उनके सामने सर उठाकर बात करने के काबिल नहीं रहोगे। तो सोचो राहिल, वो तो बादशाह है, रब है, हाकिम है, उसके सामने क्या जवाब दोगे?
अर्शिया उसका हाथ थाम कर नरमी से बोली। उसके लहजे का असर था लफ्ज़ों का सहर के एक लम्हे को राहिल का वजूद भी इस तसव्वुर से कांप गया, मगर अगले ही पल शैतान ने उसे फिर से बहका दिया। तुम कोई इस्लामिक सेंटर क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? यहाँ के लोगों को आई थिंक ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारे वॉज और नसीहत की। दिमाग ख़राब कर रख दिया है। तंज़ी आवाज़ उस पर करने के बाद उसने टीवी का वॉल्यूम फुल बढ़ा दिया। स्क्रीन पर कोई मिडोना का बेहुदा डांस सॉन्ग चल रहा था, जिसे वो बड़ी महवे से देखने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? वो बाजले तो अपने साथ लेकर आया था। ईशा ने गाड़ी में बैठते इस्तफसार किया। डॉक्टर से मैंने तुम्हारा अपॉइंटमेंट ले रखा है। मगर मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। उसे अजीब सी बेचैनी ने आन घेरा। तुम्हारी तबीयत के लिए नहीं, तुम्हारे अबॉर्शन के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। उसके इस कदर संगीन इंकशाफ पर ईशा को अपनी गिर्द दुनिया घूमती महसूस हुई। एक खुशनुमा दिल फरेब सा एहसास अपने वजूद में जिसे वो महसूस करती आई थी, आजकल किस कदर खुश रहने लगी थी, और वो कितना जालिम था कि उससे यह एहसास भी छीन लेना चाहता था। वो एहसास जो उसके लिए ज़िंदगी था। नहीं राहिल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो भी इस शख्स को बाजू को झुंझोड़ती तरफ ही तो उठी थी। देखो यार, अभी तो हमारी लाइफ एंजॉय करने के दिन है। अभी से मैं इन बच्चों के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। और फिर अभी तो हम में अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं हुई। पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें। तुम खुद को मेरे काबिल बना लो, फिर 8-10 साल बाद सोचेंगे इस टॉपिक पर। राहिल पुरसुकून लबो लहजे में कहता गाड़ी हैकनी लंदन हॉस्पिटल के सामने रोक चुका था, और इसकी मिन्नतें फरियाद सब रायगा गई। वो इस एहसास को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाकर खाली दामन लिए वापस लौट आई। उसे लगा इस एहसास के साथ वो भी मर चुकी है। वो बालकनी में गुमसुम अंदाज में खड़ी आसमान से सफ़ेद रुई के बरसते हुए देख रही थी। उसके कश्मीर में भी ऐसी ही बर्फ़बारी होती थी। वो और नूरी स्नोमैन बनाया करते थे, एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंकती थी, हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती। कितनी खुशबाश और बेफिक्री की ज़िंदगी थी वो। न कोई गम, न किसी दर्द का एहसास। कुछ रोज़ पहले नूरी का ख़त आया तो उसने लिखा था कि कश्मीर तुम्हारे बगैर बहुत उदास है। बेडरूम से निकलते निकसिक से तैयार राहिल ने एक लम्हे को ठहर कर उसे देखा। उस रोज़ के बाद से दोनों में बातचीत तकरीबन ना होने के बराबर थी। अर्शिया तो पहले ही कम बोलते थे, मगर अब तो कोई बात ही नहीं करती थी। राहिल बहुत गौर से उसे देख रहा था। उसके गुलाबी शगुफ्ता रुखसारों में जर्दियाँ सी घुल गई थी। सुनहरी आंखों की जोत बुझी बुझी सी थी। आरज़ों के ऊपर स्याह हल्के बेहद नुमाया थे। वो उसके हुस्न पर ही तो मरता था, सो उसकी चमक मारी पड़ते नहीं देख सकता था। कम ऑन, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? राहिल उसके दोनों हाथ थामकर मोहब्बत से बोला। तुम्हें इससे मतलब? वो उसके हाथ झटककर बालकनी से हट गई। राहिल ने आगे बढ़कर उसे शानों से थाम लिया। आयशा को उसकी गुर्बत से कराहियत सी महसूस हुई। वो खुद से समझौते करते करते थक चुकी थी। अब उसे मज़ीद उस शख्स का अपना वजूद अपने साथ गंवारा ना था। कल शाम उसके लैपटॉप पर उसने जूलिया के साथ एक इंतहाई काबिल एतराज़ तस्वीरें देखी थी। ज़माने भर की हर बुराई तो उसमें मौजूद थी। वो भी कहाँ तक खुद को आमादा करती। वो राशि था, ज़ानी था, शराबी था, बेवफा था, कातिल था। इससे भी तो अपने साथ इसी कैटेगरी में शामिल करना चाहता था। चलो आओ ज़रा आउटिंग पर चलते हैं, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा, राहिल ने कहा। मुझे कहीं नहीं जाना। उस पर जाने क्यों आज के एक दुनिया सी तारीख हो रही थी। अच्छा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम अपनी मर्ज़ी से जो भी ड्रेस पहन लो। उसके गुरेज और इनकार को यही समझ सका। इंसल्ट नहीं हो जाएगी तुम्हारी जो मैं सर पर दुपट्टा ओढ़ लूँगी? वो तन से गोया हुई। 10 मिनट है तुम्हारे पास, अगर तुमने चेंज ना किया तो मैं तुम्हें ऐसे ही उठा कर ले जाऊँगा। राहिल धमकी मेज लहजे में कहता, सोफे पर बैठते हुए क्लार्क वॉल की जानिब नजरें जमा चुका था। आयशा कुछ देर खड़ी से घूरती रही, फिर चेंज कर आई। वेरी गुड, कितनी स्वीट लगती हो जब बगैर कोई हंगामा की बात मान लेती हो। राहिल उसकी कमर के बाजू महल करते उसे बाहर गाड़ी निकलाया। पहले वह डिस्को जाने के लिए तैयार हुआ था, मगर अब उसे हमरा पाकर उसने गाड़ी का रुख 5 स्टार की जानिब मोड़ दिया। क्या लोगी तुम? मेन्यू कार्ड उसकी जानिब बढ़ाते राहिल ने इस्तफसार किया। यहाँ कुछ हलाल मिलता है? आयशा ने मशकूक नज़रों से राहिल को देखा तो उसने बेसाख्ता उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मिलता है जनाब, सब मिलता है। हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। अपना ऑर्डर दर्ज करवाने के बाद उसने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। और यानियत और बेहयाई तो इस कौम पर ख़त्म थी। हेलो राहिल, एक शख्स सुटबुट शख्स ने उसके करीब आकर राहिल से हाथ मिलाया। सर, शी इज़ माई वाइफ। गालबन वो उसकी कंपनी के एमडी थे। हेलो मिसिस राहिल। उन साहिब ने राहिल से मिलकर उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। पुरखाई से कहती दोबारा बैठ गई। राहिल अंदर ही अंदर अच्छा खासा जुस्पर हुआ। मैं आई ज्वाइन यू? वो भी ढीठ हड्डी था। श्योर सर, वाई नॉट? राहिल का अखलाकी का मुजाहिरा काबिल दीद था। आयशा अपनी जगह पहलू बदल कर रह गई। वो शख्स की मौजूदगी में अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। खाना आ चुका था और बहुत साहिब कमाल बेतकुल्फ़ी से उनके साथ शरीक हो चुके थे। इसी लम्हे जूलिया भी न जाने कहाँ से टपक पड़ी। उसका हुलिया ज़रूरत से ज़्यादा ही बेबाक था। आयशा को सिरे से नज़रअंदाज करती जूलिया राहिल से हाय हेलो करने के बाद चेयर घसीट कर उसके साथ बैठ गई। खाने के बाद जूलिया ने ड्रिंक्स ऑर्डर किया और फिर वो
और राहिल उठकर डांस फ्लोर पर चले गए। वो वहाँ अकेली रह गई। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। टेबल पर रखे अर्शिया के सफ़ेद धोती हाथ पर उस शख्स ने अपना हाथ रखकर तसल्ली दी। अर्शिया ने एक झटके से अपना हाथ वापस खींचा। आओ हम भी डांस करते हैं। उस शख्स की अगली ऑफर पर अर्शिया दम खुद रह गई। उसकी बाप की उम्र का शख्स उससे फ्लर्ट कर रहा था। उसका रवा रवा सुलग उठा। एक्सक्यूज़ मी। अर्शिया वहाँ से उठकर दूसरी साइड पर चली गई। उसने राहिल को 2-3 बार पुकारा, मगर शराब और शबाब के नशे में गुम था वो। ओ कम ऑन बेबी, बेबी लेट्स डांस। वो शख्स जाने कब उसके साथ आ खड़ा हुआ। अब उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। राहिल, अर्शिया ने बेबसी की आखिरी हदों को छूते से आवाज़ दी। कम ऑन हरी अप। खुमारत लहजे में वो उसके करीब आ चुका था और फिर अपने बाजू उसकी कमर के गिर्द बांध दिए। अर्शिया ने जोर का धक्का देकर एक सन्नाटे रात थप्पड़ उसके मुंह पर मारा, जिसकी आवाज़ हॉल में आखिर तक गूंज उठी। लोगों ने अपनी सरगर्मियों से एक लम्हा निकालकर उसे देखा, मगर बिना किसी की जानिब देखे अर्शिया भागती हुई होटल का दाखिली दरवाज़ा अबूर कर गई। अजनबी शहर के अनजान रास्ते थे, मगर वो चलती जा रही थी। शाम के मलगजी उजाले को स्याह अंधेरा निकल चुका था। बर्फबारी के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी। सचराती हवा के सर्द थपेड़े नाजुक बदन को छींटते हुए गुजर रहे थे। वो कुछ और खुद में सिमटकर चलने लगी, जब अचानक ठोकर लगने पर मुंह के बल सड़क के किनारे गिरी। उसके पैर के अंगूठे को कोई नुकीली चीज़ चीरती हुई गुजर गई। दर्द का एहसास शदीद। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अपनी बेबसी के एहसास से मगलूब होकर उसने एक शिकवा कुनाल नज़र आसमान के जानिब उठाई। तभी एक गाड़ी के ब्रेक उसके करीब आकर ज़ोर से चरचराई। उसने रुख मोड़कर देखा। राहिल का दोस्त आदिल उसमें से निकलकर उसकी जानिब आया था। अर्शिया, तुम और यहाँ? उसके करीब बैठते राहिल ताज्जुब से बोला। अर्शिया ने नोट किया, आज उसने उसे भाभी कहकर नहीं बुलाया था। अरे तुम्हारे तो पाँव जख्मी है। उसने तशवीश भरी जख्म का जायज़ा लिया, फिर तरन्नुम भरी नज़रों से उसे देखा। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। अर्शिया ने देखा उसके सामने बैठा वो भी मुकम्मल तौर पर बारिश में भीग चुका था। अब वो हौले हौले कांपते उसने दोनों हाथों को आपस में रगड़ा। बारिश की तंदी और बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा हुआ। आदिल ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर रास्ता नज़र आना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चक्कर वेव में फंस चुके हों। चारों तरफ बर्फ का गुब्बारा और धुआं ही धुआं। गाड़ी 2 कदम चलकर फिर रुक गई। अचानक उसकी निगाह अर्शिया के सफ़ेद मरमरी कांपते हाथों और लरसते लबों पर पड़ी। बेसाख्ता वो एकटक उसे देखता चला गया। अर्शिया कुदरती हुस्न का शाहकार थी, या फिर आदिल को ऐसी लगती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मस्ती थी जो मुकाबिल को मसरूर कर देती। मोहब्बत का एक सागर था जो उसकी ज़ात में बहता था। अंधेरी रात में चमकता हुआ चांद थी। वो दिए की तरह रोशन थी, अबर नेसा की मानित पाकीज़ा और फूलों की जैसी कोमल और नरम थी। उसे देखकर बहारों में खिलने वाले पहले शगुफ़े का एहसास होता। राहिल के दोस्त आदिल की नज़रों की तपिश पर अर्शिया ने उसकी जानिब देखा। आदिल ने फ़ौरन नज़रों का ज़ाविया बदल लिया। मेरा अपार्टमेंट करीब है, जब तक कि तूफ़ान नहीं थम जाता तुम वहाँ रुक जाओ। अपनी जानिब का लॉक खोलकर बाहर निकला। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था। खुद अर्शिया को अपने कदम ज़मीन पर उखड़ते महसूस हो रहे थे। वो अपने अपार्टमेंट का दौड़ लॉक करते उसके करीब चला आया। अर्शिया एक कोने में खड़ी कपा रही थी। हम दोनों यहाँ अकेले हैं, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? आदिल उसकी आंखों में झांक कर जज्बात से बोझिल लहजे में बोला, तो अर्शिया ने घबराहट के बावजूद नफ़ी में गर्दन हिलाई। क्यों? अर्शिया का इनकार आदिल को हैरत में मुब्तला कर गया। क्योंकि मैं अल्लाह के बाद एक मुसलमान भाई के पनाह में हूँ, और कोई मुसलमान भाई अपनी बहन पर नीयत ख़राब नहीं करता, बशर्ते ये कि उसके होशो हवास सलामत हो और तुम इस वक्त नशे में नहीं हो। अर्शिया दिल में खौफज़दा थी, मगर बज़ाहिर मजबूती से बोली। आदिल के बहकते कदम वहीं थम गए। जो मोतबरी रिश्ता उसके साथ जोड़ बैठी थी, उसके बाद उसे अपने घटिया इरादे पर खुद ही नदामत हुई। गो कि उसके अंदर कहीं अच्छाई के आसार बाकी थे। उसने मुकम्मल तौर पर इस चकाचौंध में खुद को गुम नहीं किया था। कॉफ़ी पियोगी? आदिल के अगली ऑफर पर वो तमानियत का सांस लेते उसने इनकार करना चाहा, मगर वो फिर बोल उठा। प्लीज़ इनकार मत करना, क्योंकि मुझे इस वक्त बहुत तलब हो रही है। और उसकी मिन्नत भरे इसरार पर मुस्कुरा दी, तो उसकी मुस्कुराहट को इकरार समझकर वो कॉफ़ी के मग बना लाया। थैंक यू। वो कप ताम कर हीटर के सामने जा बैठी और कॉफ़ी का एक घूंट हलक में उतारा। उसका जायका इतना ही कड़वा और तलख था जितनी आजकल उसकी ज़िंदगी थी। आदिल, जिस तरह की ज़िंदगी तुम जी रहे हो, ये सब करने के बाद तुम्हें सुकून मिलता है? जानते हो तुम रहमान की बजाय शैतान की पैरवी कर रहे हो। अल्लाह के अहकामात को पसे-पुश डालकर गुमराहियों के दलदल में धंसते जा रहे हो। और जिस रोज़ तुम सर तक इसमें धंस जाओगे, उस दिन तुम्हारे लिए सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। और अभी भी वक्त है। आदिल, प्लीज़ बचा लो खुद को। लौटो अपने असल की जानिब। छोड़ दो शैतान के बताए हुए रास्तों पर चलना। इन राहों का अंजाम ज़िल्लत और पेशवानी के सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हारा पाँव ज़ख्मी हो गया है, बैंडेज कर लो। और आज लगता है तूफ़ान नहीं रुकेगा। वो सामने गेस्ट रूम में तुम वहाँ सो सकती हो, और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो किचन में सब कुछ है। अपनी बात के रद्द-ए-अमल में बिल्कुल बदला हुआ जवाब सुनकर अर्शिया ने तासुब भरी नज़रों से उसकी पुश्त को घूरा और रात भर लॉन्च में बैठी तूफ़ान के थमने का इंतज़ार करती रही।
जिसके सोचो दुनिया में ही उलझी रही। अगले रोज़ नाश्ता करने के बाद आदिल उसे वापस छोड़ने आया था। गाड़ी उसके अपार्टमेंट के सामने रुक चुकी थी। वो डोर ओपन करने लगी जब आदिल की आवाज़ उसके समातों से टकराई। अर्शिया, तुमने मेरे दिल में ईमान का एक दीपक जलाया है। मैं कोशिश करूँगा अपनी ज़ात के अंधेरों को उसकी किरणों से मुनव्वर कर सकूँ। बेस्ट ऑफ लक, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। अर्शिया उसकी जानिब देखकर मुस्कुराई, फिर उतर कर लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। आ गई हो रात भर रंगीलियाँ मनाकर। मेरे सामने तो बड़ी शराफत और पारसाई का ढोंग करती थी और पीछे एक खेल खेले। अर्शिया दरवाज़ा बंद करके पलटी थी जब किसी ने उसके बालों को मुट्ठियों में जकड़कर उसको रुख अपनी सिमत किया। क्या बकवास है, तुम जानते हो रात भर तूफान। अगर ये रात मेरे एमडी की साहिब के साथ गुजारी होती तो मेरा भी कोई फ़ायदा होता। वो उसकी बात काट कर खबासे से बोला। जस्ट शट अप। वो पूरी कोस से चिल्लाई। बस नहीं चला था वरना इस कदर घटिया बात पर उसका मुंह नोच लेती। एमडी साहब को थप्पड़ क्यों मारा तुमने? वो उसका बाजू थाम कर दोस्ती से बोला। वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। अर्शिया एक झटके से अपना बाजू चढ़ाती उससे 2 कदम पीछे उठी। सो व्हाट? उसने बेनियाजी से शान उचकाए। अगर मुझे कोई एतराज़ नहीं तो इस बातों से तुम्हें क्या प्रॉब्लम? उसके तेवर खतरनाक हद तक जाना थे। तुम्हारे तो ज़मीर मर चुका है। तुम इंसान के मेयार से गिर चुके हो। तुम जैसा। राहिल ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। वो लड़क कर पीछे जा गिरी। तुमसे शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत थी। सुकून बर्बाद कर दिया तुमने मेरा। हर जगह हर मौका पर तुम मेरी इंसल्ट करवाती हो। एक सज़ा के तौर पर मुसल्लत कर दी गई हो मुझ पर। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में पड़ चुकी है। तुमसे अच्छी वो जूलिया, तो जूलिया से शादी कर लो। मुझ जैसी तुमसे तुम वैसी ही बीवी डिजर्व करते हो। अर्शिया चीख उठी। तुम समझती क्या हो? मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अर्शिया का सर्द कटीला अंदाज से अंदर तक सुलगा गया। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो पूरी शिद्दत से धारता रास्ते में आई हर चीज़ को ठोकरों से उड़ाता अपार्टमेंट से बाहर चला गया। और जबकि अर्शिया अपनी जगह गुमसुम साकत खड़ी रह गई। पाकिस्तान कॉल करने के बाद उसने अपना ज़रूरी कुछ सामान पैक कर लिया। 2 दिन हो गए थे राहिल पलट कर वापस नहीं आया था। आज लाला जानी पहुंच रहे थे। वो बड़ी सी चादर ओढ़ती लॉन्च में बैठी लाला जानी का इंतज़ार करने लगी। वो उसे लेने आ रहे थे और जब तक वो आना जाते उसे यहीं उनका वेट करना था। उसकी आंखें बिल्कुल खुश और खाली थी। बदकिरदार इखलाकियात से आ रही जहालत और गुमराही के पस्तियों में गिरा हुआ शौर, गले में पहने एक तोक के सिवा कुछ नहीं। ऐसा तोक जब गले से उतरता है तो कोई तकलीफ को हैसियत नहीं देता बल्कि गहरे सुकून का एहसास दिलाता है। उस लम्हे वैसा ही सुकून और तमानियत अर्शिया अपने अंदर उतरता महसूस कर रही थी। वो यकीनन उसकी ज़िंदगी में कड़ी आजमाइश बनकर आया था जिसको उसने इंतहाई सब्र और साबित कदमी के साथ झेला। और अब उससे पहले कि उसकी ज़ब्त की तनाबें हाथ से छूटती उसका सब्र जवाब देता, अल्लाह ने उसकी आजमाइश ख़त्म कर डाली। इतलाई घंटी पर लाला जाने का तस्वर करते उसने भागकर दरवाज़ा खोला, मगर सामने खड़े राहिल को देखकर उसे अपनी जल्दबाजी पर जी भर के खौफ हुई। राहिल की रिंग घुमाता सीटी पे दोनों को एक बजाता खासे फ्रेश मूड में अंदर आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम कहाँ जा रही हो? सोफे के पास रखा बैग और उसे बड़ी सी चादर में पैक देखकर उसने उसका माथा ठिनका। वापस पाकिस्तान जा रही हूँ। अर्शिया रुख मोड़े बगैर नागवारी से बोली। क्यों? राहिल हवास पाकता से घूमकर उसके सामने आया। तुम नहीं जानते? उसका अंदाज इस तरह गया था। ओह देखो, आई एम सॉरी। मुझे गुस्सा आ गया था और गुस्से में मैंने न जाने तुमसे क्या कुछ बोल दिया। मियाँ बीवी में 100 झगड़े होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इतनी सी बात पर घर छोड़कर चली जाओ और फिर तुम्हें बताना चाहिए कि तुम रात आदिल के घर में थी। इतनी सी बात? अर्शिया की सुई इसी नुक्ते पर अटकी। तुम मुझे तलाक दे चुके हो, समझे? अगले पर अर्शिया होश में आकर चिल्लाई। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? ऐसे गुस्से में बोल देने से तलाक थोड़ी होती है। कोई तलाक वलाक नहीं हुई। मैंने तुम्हें नहीं दी। और आज शाम एमडी साहब को मैंने डिनर पर इनवाइट किया। तुम प्लीज़ ज़रा अच्छे से बात करना उनसे। और पहले ही बड़ी मुश्किल से उनका गुस्सा ठंडा हुआ है। बड़ी महफिल में इतनी बड़ी शख्सियत पर हाथ उठाना कोई मामूली बात नहीं होती। और इसी लम्हे दरवाज़ा खोलने पर सामने लाला जाने का चेहरा नमूदार हुआ। अर्शिया भागकर उनके गले लगी, फुट फुट कर रो दी। राहिल अपनी जगह बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। मामू जान, आप यूँ अचानक कोई इतला देकर आते तो मैं खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने आता। राहिल के इस कदर अपनायत के मुजाहरे पर शहराज हसन ने महज उश्ती निगाह पर डाली और फिर अर्शिया से मुखातिब हुए। चलो बेटा, मैंने वापसी की टिकट भी रिजर्व करा ली है। मगर मामू कहाँ? आप मेरी बात तो सुने, मैंने इसे तलाक नहीं दी। राहिल घूमकर उनके सामने खड़ा हुआ। उन्होंने कुछ ठिठक कर एक बार फिर अर्शिया और दूसरी बार राहिल को देखा। आप मेरा यकीन करें, झूठ बोल रही है। और इस इल्ज़ाम पर अर्शिया ने तड़प का सर उठाया। लाला जानी की इस्तफामी नगें उस पर जम गई। लाला जानी, आज से 3 दिन पहले इसने 3 बार वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अर्शिया ने कहा। मेरी नीयत नहीं थी। राहिल झुंझला गया।
नियत कन्हैया अल्फाज में शर्त होती है। आपके शराज हसन को भी उसके धटाई पर गुस्सा आया। वो बहन की मोहब्बत में लिहाज कर रहे थे। हाँ, मगर मैंने दोबारा 2 बार कहा था और इसमें रुजू करने के लिए तैयार हूँ मैं। नहीं लाला जानी, इसने 3 बार कहा था। आयशा सहमा होकर लाला जानी की जानी बढ़ी और फिर उनके पीछे छुप गई। मामू जान, ये झूठ। बस। उन्होंने हाथ उठाकर मजीद कुछ कहने से राहिल को रोक दिया। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। उनके लहजे में मान एतबार पर आयशा ने बड़े तफाखुर से कदम उठाकर उन्हें देखा और तभी उसे बैरूनी दरवाजे से जूली अंदर आती दिखाई दी। कहाँ थे तुम और कब से कॉल कर रही हो? तुमने अपना सेलफोन भी ऑफ रखा है? वो अर्शिया और लाला जानी को हेलो बोलने के बाद बेताबी से राहिल की जानिब बढ़ी। हुई शी? उन्होंने पलटकर अर्शिया से दरियाफ्त किया। गर्लफ्रेंड या इससे भी कुछ ज़्यादा समझ लें। अर्शिया चुपते लहजे में बुड़बुड़ाई। अच्छा, तो यही शौक भी रखते हैं? उनके तंजिया लहजे पर राहिल की नज़रें ज़मीन में गड़ गई। बस इतना ही नहीं, इखलाकियात से गिरा हर शौक रखते हैं। अर्शिया कहकर रुकी नहीं। लाला जानी भी एक सर्द निगाह उस पर डालता अर्शिया के ताक़ुब पर निकले। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों इतनी अजियत में गुजारती रही? किसने सिखाया था तुम्हें ये जुल्म बर्दाश्त करना? मैंने ऐसी तरबियत नहीं की तुम्हारी। लाला जानी ने शिकायती नज़रों से उसे देखा। उन्हें अपनी लालमीर पर अफसोस हो रहा था। इकलौती बेटी का घर उजाड़ने का दुख एक अलग कहानी थी। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, आयशा ने गहरा सांस भरते कहा और सोचने लगी। मैं आपको क्या बताती लाला जानी? कुछ बताने लायक था ही नहीं। आपसे ये कहती कि मुझे नीम पहनना लिबास पहनने और शराब पीने पर मजबूर करता है। मेरा नमाज पढ़ना उसे पसंद नहीं। उसकी गैर मौजूदगी में उसके दोस्तों को घर नहीं बुलाती तो मैं दकियानूसी होती हूँ। उसके दोस्तों की बाहों में नहीं झूलती तो उसकी इंसल्ट हो जाती है। क्या बताती है आपको? ज़िंदगी भर सुकून के स्टेज पर खड़े होकर हरामों तमीज़ के लेक्चर देने वाले शख्स का दामाद राशि ज़ानी शराबी और कातिल है। बेसाख्ता अर्शिया की आंखों में आंसू उमड़ आए। वो यकीनन इस काबिल नहीं था कि उस जैसी प्यारी लड़की उसकी हमसफ़र बनती। उसके घर आने से पहले ही खबर लगारी हाउस तक पहुंच चुकी थी। शाम में ज़ोहरा, पप्पो, मामू और नाना जान आए थे उससे माज़रत करने, बल्कि उसके सामने तो दादा जान, लाला जानी समेत सभी शर्मिंदा से बैठे थे, जैसे जो हुआ सब जानबूझकर हुआ हो। आप सब इतना गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं? मेरे साथ जो हुआ मेरी किस्मत में लिखा था। प्लीज़ नाना जान, मैं इसके लिए किसी को भी मोहतरे इल्ज़ाम नहीं ठहरा रही। आप भी खुद को कोई इल्ज़ाम ना दें और इसमें राहिल का भी कसूर नहीं। बस हमारे मजाज नहीं मिल सके तो वो क्या कहते? अर्शिया इशारे से कहते एक पल को रुकी, जैसे जहन पर जोर देकर कुछ याद करने की कोशिश की। हाँ, याद आया, अंडरस्टैंडिंग। और यूँ समझ लें वो ज़मीन था और मैं आसमान। आपने कभी ज़मीन और आसमान को मिलते देखा है? हाँ, अक्सर दूर से मिलते हुए नज़र आते हैं, मगर ये हमारी नज़र का धोखा है और कुछ नहीं। करीब जाकर देखने पर इतने ही फासले नज़र आते हैं और हम जितना भी सफ़र कर लें ये फासला नहीं सिमट सकता। अर्शिया फलसाना अंदाज में कहती मसनूई बशासत से मुस्कुराई, क्योंकि वह नहीं चाहते थे अब बेटे की जुदाई ज़ोहरा पप्पो का मुकद्दर बनती। वो पहले ही किस बरस अपने भाई से जुदा रही थी। नाना जान का क्या भरोसा कि अभी वो राहिल को अपनी जायदाद से आग करते हुए अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बेदखल कर देते। कुछ मामलात में ऐसे संगदिलाना फैसले कर जाते थे, मगर बाद में उम्र भर का पछतावा। वो सब तो ठीक है, मगर आयशा ने टोक दिया। प्लीज़ नाना जान और दादा जान, आप दोस्त थे और इस बात को लेकर अपनी दोस्ती में कोई रंजिश या खलिश नहीं लाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब मुझे कोई टेंशन नहीं तो आप सब खुद को फजूल में डिस्टर्ब ना करें। उसका अंदाज मुलती जाना था। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। जुबैर लगारी उठकर जाहिदा के करीब आ बैठे और अब बातों का रुख पलटकर सियासत और बिजनेस की जानिब मुड़ चुका। तो उसने पिसाकर दिल में शुक्र अदा किया कि इससे बात संभल गई। इस बात को लेकर ख़ानदान में फसाद बर्पा हो सकता था कि बहरहाल ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं थी। पप्पो और मामू जान, आप सब डिनर हमारे साथ करेंगे? उन्हें उठता देख अर्शिया और रोशनी ने वापस उन्हें बिठा दिया। रोशनी और उमैर मानी के बहन भाई थे। अपनी स्वीट सी ताई जान को किचन से बाहर भेजते हुए वो रोशनी और मेहरा को समेत किचन में घुसी डिनर का मेन्यू तरतीब दे रही थी। रोशनी और उमैर ने अपनी बातों से उसे खूब हंसाया था। वो दोनों भी उसके हम मजाज निकले, शौक दिल और बातों नहीं। मानी से अलबत्ता उसका सामना कम हुआ था। जब उसके घर होने के इम्कानात होते वो कमरे से नहीं निकलती थी। बहुत बदल गई हो तुम अर्शिया। 6 माह में ये पहली बात थी जो मानी ने उससे की थी। रात अपने दूसरे पहर में दाखिल हो रही थी। आसमान का सियाचिल तारों से रोशन था। उसे नींद नहीं आई थी जब वो दादा जान का वही पुराना रेडियो उठाकर बाहर लॉन में आ बैठी। नीम तारीकी में उसे मानी की वहाँ मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। अर्शिया उसकी आवाज़ पर चौकी पे सपाट लहजे में बुड़बुड़ाई। जब कोई बहुत अपना दिल तोड़ दे तो इंसान बदल ही जाता है। मानी बेचैन सा होकर उसके करीब आया, उसके चेयर के पास घुटनों के बल बैठा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्यों? तरस आ रहा है मुझ पर? अर्शिया इससे ज़ाहिया हंसी, जैसे अपनी बात का हिस्सा उठाया हो। मैं तुमसे
प्यार का नाम भी मत लो। इस सवाल का जवाब तुम मुझे बहुत पहले दे चुके हो। मैं शर्मिंदा हूँ मगर मैं मजबूर था। मानी की वजाहत पर बगैर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किए हनूज रेडियो स्टेशन बदलने में मगन थी, जैसे कुछ सुना ही ना हो। तुम उस पर जिस आवाज़ को सुनना चाहती हो अब नहीं सुन पाओगी। मानी का इशारा रेडियो की जानिब था। क्यों? अर्शिया ने आबरू उचकाए। जब से तुमने उसे सुनना छोड़ा है उसने भी समझ लो बोलना छोड़ दिया। अर्शिया उसकी बात में छुपा मफहूम समझे बगैर रेडियो वहीं रखकर उठ खड़ी हुई। 2 कदम चलकर उसे अपने पल्लों पर खिंचाव सा महसूस हुआ और रुक गई, मगर पलटी नहीं। मेरी हर दुआ का महवर बस एक आरज़ू तुम्हारी, इस आरज़ू से आगे कोई रास्ता नहीं। तुम्हें किस कदर चाहा है ये तुम्हें पता नहीं। ठहरा ठहरा पुरसोस गंभीर लहजा उसके समातों से टकराए। ये गज़ल तो अर्शिया उल्टे कदमों में घूम गई। तुम मरियान हैदर को सुनाया करती थी। मानी मुस्कुराया। मैं ही मरियान हैदर हूँ। मानी तुम? अर्शिया ने बेचैनी से उसे देखा। तुमने कभी बताया नहीं? उसके अंदर एक खुशगवार एहसास अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ। तुमने कभी पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बताता? मानी उल्टा खफा हुआ। आई कांट बिलीव। अर्शिया अभी तक शॉक में थी। विल यू मैरी मी मैम? अब मानी उसके सामने घुटनों के बल बैठा। शट अप, ये क्या बेहूदगी है? अर्शिया सर पटा कर रह गई। मैंने जस्ट अपनी फीलिंग का इजहार किया है। मानी ने इत्मीनान से वजाहत दी, जिस पर अर्शिया ने इतने मुस्नई खुफी से घूरा। वो उसी के अल्फाज दोहरा रहा था। उठो भी, अगर किसी ने देख लिया तो? उसे टस से मस ना होते देख अर्शिया झुंझुलाई। तो क्या मेरा काम और आसान हो जाएगा? मानी उसकी बातों चक्कर बोला। काश लाला जानी या फिर दादा जान में से कोई देख ले। उसने बेसाख्ता दोनों हाथ उठाकर फरियाद की। मेरा दुपट्टा छोड़ो। अर्शिया ने एक झटके से अपना पल्लू खींचा, जो अभी तक हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर मानी ने अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम रखा था, वरना मोहतरमा यहाँ रुकती क्या? तो तुम तैयार हो? थैंक यू सो मच। मानी फ़ौरन उठ गया और फिर एक गहरा सांस खींचकर अर्शिया के बिगड़ते ज़ावियों को देखा। देखो, तुमने कहा था जब तुम्हें मरियान हैदर मिलेगा तुम उसे आई लव यू कहोगी। तो अब मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, अपना वादा पूरा करो। जी नहीं, मैंने कहा था मैं यू को योर बनाकर उसके साथ वाइस करूँगी। अर्शिया ने उसकी तस्दीक की। यू को योर बनाकर साथ वाइस लगाना ज़रूरी था क्या? वो मस्कीन सी शक्ल बनाकर उसकी जानिब झुका तो हवास पाकती में फ़ौरन बोल गई, इतना भी नहीं। जिस पर मानी का कहका बेसाख्ता था। उसे अपने मतलब की बातों गल आ चुका था। अर्शिया ने झींप कर सर झुका लिया। जिंदगी टेढ़े मेढ़े दुश्वार गुजार रास्तों का सफ़र तय कर चुकी थी। अब आगे का रास्ता बेहद शफाफ और निखरा निखरा सा था, बिल्कुल मरियान हैदर की खनकती हुई जिंदगी से भरपूर हंसी। आज फिर गुनगुनाने को चाहा था। मेरी हर दुआ का महवर एक आरज़ू है तुम्हारी। ख़त्म शुद द एंड।